सबको हो मुबारक रमजान का महीना, हर दिल बना है काबा, हर जां बनी मदीना। अस्सलामुअलैकुम एंड रमज़ान मुबारक। आपका और हमारा साथ अब होगा 10 से 12 बजे और मेरे साथ है किरण आफ्ताब एज ऑलवेज। बहुत प्यारा आपने प्रेजेंट किया। थैंक यू किरण। और ऐसा पूरे दिल से करना ही पड़ा क्योंकि मौका ही ऐसा है। माह रमज़ान है, नज़ूल कुरान है, ये ख़ुद को संवारने का मौका है, भरपूर मौका है। दुनिया भर की खबरें, आगाही, ये सब होगा नया दिन का हिस्सा। रमज़ान के 3 अशरों में आप इबादत कीजिए और अपडेट रहिए। हम आपके लिए यही एहतमाम कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क भर की तारीख़ी और ख़ूबसूरत मसाजिद की भी आपको सैर कराएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और दीगर सेगमेंट्स के साथ साथ क्या होगा, ये होगा कि दौरे हाजिर के चैलेंजेस क्या है, सूफियाना कलाम क्या है, इसकी अहमियत क्या है और कौन है जो इसमें नई रूह फूंक रहा है, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और इस दरमियान कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी सेहत, आपकी फिटनेस का हम ख्याल ना रखें और इस सिलसिले में बात ना करें। एग्जैक्टली बात करेंगे। 30 डेज चैलेंज आपको देंगे और खुद भी 30 डेज चैलेंज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू तहम्मुल और बर्दाश्त, विद रिस्पेक्ट टू योर डाइट प्लान, विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड फिटनेस। तो इस सब की आज करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले नया दिन की टॉप स्टोरीज आपके सामने। डेढ़ माह का रिलीफ खात्म, दोबारा जेल जाना होगा। जुलूस की शक्ल में नवाज शरीफ आज कैद की सजा काटने कोट लखपत पहुंचेंगे। मरीम नवाज को यकीन है कि नवाज शरीफ जल्द दोबारा आएंगे। क्या इफ्तार में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल पानी की जरूरत पूरी करती हैं? ज़्यादतीस, वजन में इजाफा और गुर्दों के अमराज। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक, तहकीक ने साबित कर दिया। और माह सयाम का सबसे बड़ा दर्स सब्र और बर्दाश्त। रोजे की हालत में अपने गुस्से पर काबू रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, सब्र करें क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो नया दिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज नया दिन का आगाज होगा कलाम से। तो कलाम के लिए आज हमने किसको मदू किया उसके हवाले से भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि सूफिया इनका फ़ारसी, पंजाबी और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनके जो कलाम हैं उनकी आज हम बात करें। राजा हामिद अली सूफ़ी गुलकार हैं, हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से, तो उनसे ही मज़ीद बात भी कर लेते हैं और उनसे कलाम भी सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया राजा हामिद अली, आप हमारे साथ हैं, नया दिन को वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, सूफियाना कलाम क्या है, आप बताते हैं, समझाते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया समा टीवी का कि उन्होंने हमें मौका फ़राहम किया। और सबसे पहले मैं अपनी और अपनी टीम की तरफ से बिलुमूम पूरी उम्मत मुस्लिमा को और बिलखुसूस पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही सूफ़ीज़म पे और सूफ़ी पोइट्री पे जो काम कर रहे हैं मैं और मेरी टीम सारे मिल के, जिसमें बहुत सारे कलाम हैं हमने कंपोज भी किए, उनको आगे लेके चल भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक की तरफ से, यंगस्टर्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बेहतरीन। अच्छा ये फरमाइएगा कि क्या, कौन सा कलाम, किस ज़बान का कलाम आज आप नया दिन के नाज़रीन के सामने पेश करने जा रहे हैं? जी आज चूँकि फ़र्स्ट रमज़ान मुबारक है तो आज अल्लामा इकबाल का शोहरा आफाक कलाम जो है खुदे का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आज हम वो पेश करना चाहेंगे। प्लीज़। हाँ, हम बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि यूँ कहिए कि इंतज़ार नहीं हो रहा। आप पेश कीजिए कलाम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने। है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, राजा हामिद अली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ऐसा है कि आज तो हम एक कलाम ही सुन पाए, लेकिन हम रमज़ान में आपको मदू करते रहेंगे ताकि हम और भी ज़बानों का कलाम आपसे हम सुन सकें। थैंक यू सो वेरी मच आपकी पूरी टीम के लिए जो कि आपके साथ थी। और अब हमें ज़रा बढ़ना है आगे, और जिस तरह आज हमने कहा था कि तमाम जो मौज़ूआत हैं उनको हमने टच करना है, मे इट बी योर हेल्थ या कोई मेडिकल इशू है तो भी। तो अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। आज हम बात कर लेते हैं कि सहर और अफ्तार ये करते हुए आपने पानी पीने का कितना ख्याल रखना है। ये तो नहीं है कि सहरी के वक्त आपने सिर्फ पानी पी लेने या अफ्तार के वक्त आपने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी लेने। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ साथ फिटनेस बहुत जरूरी है। तो व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू डू एक्सरसाइज? दोनों बातें जरा इकट्ठी सी आज कर लेते हैं, क्योंकि देखो भाई सहरी तो अब हो गई ना, तो अब इफ्तारी में करना क्या है, और सहरी से लेके इफ्तारी के दरमियान हमको अपना रूटीन कैसे बनाना है, ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे कि शोएब कहा तो मैंने था, लेकिन इम्प्लीमेंट आपने कर दिखाया कि सारे के सारे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू होगी और ज़रूर होगी। तो भाई क्यों हम ये मौका जाने दें, क्यों जाने दें, बताएं? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, तसल्ली से बात करेंगे। डॉक्टर बिलाल जमील, ही इज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, हमें ज्वाइन कर सर वेलकम रहते हैं। इनके साथ साथ और इनसे पहला सवाल मैं करूंगी, आप इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो तलहा फारूकी फिटनेस ट्रेनर हैं। तो आज हम जरा ये बात भी करेंगे कि कौन सा वक्त बेहतर है एक्सरसाइज करने के लिए। और अब अगर अपने अफ्तारी से पहले करने पर ज़ाहिर आप पानी नहीं पी सकते, तो उसके बाद अगर ढेर सारा पानी पिया तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो डॉक्टर बिलाल से, क्योंकि सवाल पहला किरण ने करना, तो मैं कह चुकी हूं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल थे हमारे जहन में, लेकिन जो सबसे बुनियादी हमको लगा वो ये कि ये रोज़ों में हमारा किडनी काम कैसे करता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और मेरे ख्याल में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल इसलिए किया कि ये मुझे यकीन है कि आपको तो बहुत कुछ मालूम होगा इसके बारे में, मगर ये आम मतलब जनरली लोगों को समझना चाहिए। देखिए, हमारी जिस्म में अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों का रिज़र्व रखा है, मगर कुछ चीज़ों का रिज़र्व हमारे जिस्म में नहीं है। मसलन ऑक्सीजन का रिज़र्व नहीं है, हमें ऑक्सीजन मुस्तकिल चाहिए। इस तरह पानी का रिज़र्व हमारे जिस्म में नहीं है, हमें पानी मुस्तकिल पीना चाहिए, मुस्तकिल पीना चाहिए। जब आदमी रोज़ा ना रख रहा हो दिन भर में, तो आपको पता है कि हेल्दी हैबिट्स में ये है कि आदमी को 8 से 10 गिलास पानी नॉर्मल दिन में पीना चाहिए। अच्छा, अब जब हम रमज़ान में रोज़ा रख रहे होते हैं तो किडनी जो है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपने मुशाहिदा किया होगा आम दिनों में भी और रमज़ान में भी खुसूसन, कि जब हम पानी पी रहे होते हैं तो हमें जितना हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है एग्जैक्टली वो मिकदार हमारे जिस्म में रहती है, और बाकी फालतू पानी गुर्दे खारिज कर देते हैं। और इसी तरह जब हम पानी नहीं पी रहे होते, सोते हुए हम पानी नहीं पी रहे होते, या रोज़े की हालत में पानी नहीं पी रहे होते, या कभी और किसी ऐसी वजह से किसी सफ़र की किसी वजह से पानी नहीं पी रहे होते, तो हमारे गुर्दे, क्योंकि हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत है, तो हमारे गुर्दे पेशाब बनाना कम कर देते हैं, और हम जो है क्या कहते हैं, पेशाब कम हो जाते हैं। अब रमज़ान में जब हम काफ़ी लंबा अर्सा तकरीबन 15 घंटे रोज़े रखते हैं, और फिर उसके ऊपर कि मौसम कैसा है, मौसम में गर्मी है, सर्दी है, और फिर हम आपकी रूटीन कैसी है। एग्जैक्टली मैं ये बात कहने वाला था कि एक आदमी जो है बाहर सड़क पे खड़े होकर काम करता है, एक एसी में बैठ के काम करता है। इन चीज़ों पे डिपेंड करते हुए इस बात का इम्कान होता है कि अगर हम अपने पानी का ख्याल न रखें, अपने फ्लूइड्स का ख्याल न रखें, तो हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चंद दिनों में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगी, और उस डिहाइड्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। गुर्दे जो बहुत से काम करते हैं उसमें मैंने कहा पानी निकालते हैं, और पानी के साथ नमकियात को भी। तो सिर्फ मसला पानी का नहीं है, वाटर का नहीं है, नमकियात का भी है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चंद एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और मिनरल्स हैं जो कि जिस्म को चाहिए। और अगर हम मुस्तकिल लंबे रोज़े रखते हैं और मुस्तकिल रखे जाते हैं तो इस बात का इम्कान है कि वो उसमें उसकी कमी मौजूद हो और उसके सिम्टम्स आए। ओके, तो इससे बचा कैसे जाए फिर? अब इससे बचने का तरीके देखिए, उसमें यह है कि ज़ाहिर है अब रोज़े की हालत में तो हम पानी नहीं पी सकते, तो इसलिए आदमी को पानी पीना चाहिए सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त। कितना जी तो चाहते हैं जग भर के पी जाए बंदा। इसमें कितना भी है और कौन सा भी है, और मेरे ख्याल में कितने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पानी पीना ज़रूरी है। जिस तरह अभी आप लोग कोक वगैरह की या इस तरह के फिजी ड्रिंक्स की बात कर रहे थे, इसमें जो हमें पानी वो पीना चाहिए। पानी तो अगर इस सवाल का मैं मुख्तसर जवाब दूं तो मैं कहूँगा कि आदमी को रोज़ा खोलने के बाद सहरी तक कम से कम 6 से 8 गिलास पीने चाहिए। ओके, नहीं जितना आपने दिन भर पीना है, आप क्योंकि टाइम आपके पास वही है अफ्तार से सहर तक, तो आपने उस टाइम पे वो पानी पीना चाहिए। मगर इसमें एक और, जैसे हमने कहा कि बहुत से फैक्टर्स और भी हैं, जिस आपने कहा इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्टिविटी क्या है, आप क्या करते हैं, तो उसमें जो कुदरत ने एक सबसे अच्छा हमारे लिए बोल बनाया है कि आपको यूरिन कैसा आता है। क्योंकि अगर एक सेहतमंद आदमी है तो उसको यूरिन बिल्कुल लाइट कलर का, क्लियर, बगैर किसी पेन या बर्निंग के आना चाहिए।
अगर यूरिन किसी का कम हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि मतलब कुदरत ने हमें एक दिया है कि किडनी अब डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी का हो रहा है, तो हमें पानी बढ़ा देना चाहिए। तो मुख्तसर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि 8 गिलास या इसके बराबर आप पानी पीजिए, फ्लूइड्स लीजिए, पानी की जगह फ्लूइड्स बेहतर लफ्ज़ होगा। और अगर आपका पेशाब कम हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, कंसनट्रेटेड हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो उसका मतलब है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, आप पानी की मिकदार बढ़ा दीजिए। ओके, अच्छा, वो लोग जो अफ्तार के वक्त फ़ौरन ही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, अफ्तार के वक्त यानी 15 घंटे बाद आप एक लिक्विड ले रहे हैं एंड दैट इज़ कार्बोनेटेड वन, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है किडनी पर? अच्छा देखिए, जो जितने भी ये फिज़ी ड्रिंक्स हैं ये अच्छे नहीं हैं। आजकल किसी से भी बात कर लें, किसी से भी पूछ लें, कोई भी होगा इनको रिकमेंड नहीं करेगा, सिर्फ किडनी की वजह से नहीं और भी बहुत सी वजह से। अब इनमें अगर हम थोड़ा सा तफसील में चले जाएं, अगर हमारे पास टाइम है, तो इन फिज़ी ड्रिंक्स में 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, इनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, चीनी की मिकदार, और ये एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, ये जाके जिस्म में कोई नहीं करती, सिर्फ शुगर को बढ़ाती हैं, तो उससे मोटापा, ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्योंकि ये कार्बोनेटेड होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जब ये हम पीते हैं और मैदे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एकदम फुलनेस की फीलिंग होती है और इससे हम फिर खा नहीं सकते। तो आम वक्त में भी और खुसूसन इफ्तार में अगर कोई आदमी ये पी लेगा तो ज़ाहिर है वो कार्बन जो डाइऑक्साइड निकलेगी उस फिज़ी ड्रिंक में से, तो पेट एकदम भर जाएगा, तो जो प्रॉपर खाने वाली चीज़ है वो नहीं खा पाएगा। ओके, और क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट भी होता है, तो शुगर कंटेंट भी होता है, आपकी भूख मची। बिल्कुल आपने सही बात पिक की। तो एक शुगर की वजह से, एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, फिर इसमें कुछ फॉस्फेट रिच चीज़ें होती हैं। जो फॉस्फेट रिच चीज़ें जो होती हैं वो जो कैल्शियम वेल्शियम हम खा रहे होते हैं उसको बाइंड कर लेती हैं और फिर बाद में बोन की प्रॉब्लम्स और स्टोन की प्रॉब्लम्स भी कर सकती हैं। सही। और एक और चीज़ है जो अहम है, वो ये कि ये खुद इनमें एसिड होते हैं, एसिडिक इनका होता है। आपने देखा भी होगा कि भाई वो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी कोक का स्प्रे कर दो तो मर जाते हैं, और इस तरह की आपने देखी होंगी ना। जो तो जब हम रोज़े से होते हैं, हम खा पी नहीं रहे होते, हमारे मैदे में जो तेज़ाब होता है उसको ग़िज़ा ने न्यूट्रलाइज़ नहीं किया होता, उसमें हम इजाफी एक तेज़ाबी चीज़ डाल देते हैं तो उसका एसिड लेवल बढ़ जाता है, उससे मैदे के मसले हो सकते हैं, उससे मैदे की और बदहज़मी और मैदे के मसले हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सी वजह है कि कोल्ड ड्रिंक्स वैसे भी नहीं, फिज़ी ड्रिंक्स वैसे भी नहीं पीने चाहिए, और खुसूसन रोज़ा खोलने के बाद या रमज़ान में नहीं पीने चाहिए। पानी का अपना मकाम है, पानी की अपनी जगह है, उसको ही रखना चाहिए। हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे, हमें कोई फ़ायदा दे रहे हैं और उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे बेहतर ये कि कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए, जो कि हमें फ़ायदा भी पहुंचाएंगी, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे करेंगे, जो हमारे मिनरल्स भी पूरे करेंगे, हम बोलें। यानी लाल पीला हरा शरबत पी लें। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं तो कुदरत की बात कर रहा हूँ। लीमू डाल एग्जैक्टली आप वो ले सकते हैं। विटामिन सी का विटामिन सी हमारे देखें। दूसरी चीज़ और ये है कि हम लिक्विड्स भी वो लें कि जिसके साथ फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स हैं मसलन आजकल के मौसम में तरबूज है, खरबूजा है, तरबूज है, खरबूजा है, गरमा है। कोई बात नहीं, ये उम्मन लोगों से हो जाता है, तरबूजा खरबूजा। कोई बात नहीं। चले, सही सही, बिल्कुल आपसे हम दोबारा इसी पर बात भी करते हैं, लेकिन अब क्योंकि तलहा भी हैं तो साथ हम उनसे भी ज़रा राय जानते हैं। एक डाइट प्लान भी आप बनाते हैं तलहा? एक्चुअली मोस्टली लोग मुझसे रमज़ान करीब आने से पहले और रमज़ान के दरमियान और स्टार्टिंग में ही बहुत सारे सवालात करना शुरू कर देते हैं डाइट प्लान से रिलेटेड। इसके पानी की डॉक्टर साहब ने बात की, हम हर सांस पे अपना पानी बर्न करते हैं। इफ़ यू फील ये हीट जो आती है पानी है, एक्चुअली हर सांस में हम अपना वाटर बर्न कर रहे होते हैं। सांस लेना बंद कर दें, है बर्न कर रहे होते हैं, जला रहे होते हैं। द थिंग इज़ कि मैं आपको बहुत क्विक सा बता देता हूँ क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, उसमें से फिर आप खुद ब खुद निकाल लेंगे चीज़ें। तो आप हमें वो डाइट प्लान बता रहे हैं जो कि रमज़ान में आप जो कि है फिटनेस ट्रेनर बताते हैं, फिटनेस ट्रेनर जो बताते हैं, बिल्कुल वही है जो आपकी फिटनेस के लिए अच्छा है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। क्योंकि आप जो खा पी रहे हैं शहर के अंदर, आप ये सुन लें कि आप अपनी बॉडी के साथ 14 से 15 घंटे, या जो यूरोप ममालिक में लोग रहते हैं 20 घंटे तक रोज़ा होता है। तो आप सोच समझ के खाए पिए, क्योंकि द होल डे यू आर विद योर डाइट, विद योर रोज़ा। और उसके अंदर फिर ये होता है अगर आप खा पी गलत लें तो आपकी ब्रेन, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की, अगर ब्रेन सही रिस्पांस नहीं करता तो बॉडी भी सही रिस्पांस नहीं करती है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं रमज़ान में, इसलिए मसल बनाते हैं। नहीं, मेरी आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। दैट्स वेरी गुड, सच्ची बात होनी भी नहीं चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा है। आपसे लड़ेगा कौन पहले, मुझे नहीं लड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बॉडियाँ लड़ने के लिए नहीं होती, लड़ने वाले सर खोल देते हैं, मसला ही नहीं है। अच्छा, अभी मैं बिल्कुल मेन बात पे आता हूँ बहुत जल्दी से। पहली चीज़ ये कि सॉल्ट, नो सॉल्ट। गॉट इट? आप जितना सहर अफ्तार दोनों में नहीं, आप कोशिश करें बहुत कम नमक इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे सहरी के अंदर, क्योंकि वो
प्यास को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। आप ये रिकमेंडेशन है मेरी कि आप जितना सालन वालन ये सारी चीज़ें खाएंगे, आप फ़ौरन उसके जैसे सहरी बंद होगी, हम जो लस्सी नमकीन पिए उसमें नमक ना डालें, तो नहीं डालें। आप कोशिश करें कि ऐसे बगैर थोड़ी सी देखिए हस्बे जायका वाली बात होती है ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं वो सर लस्सी के साथ, फिर वो आलू वो आधा टीस्पून भी नहीं, बहुत ज्यादा आधा टीस्पून ना चल सकता है, लेकिन मैं हाई सॉल्ट फूड्स की बात कर रहा हूँ। हाई सॉल्ट फूड नहीं लें, आप कोई तली हुई चीज़ें नहीं खाएं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी पानी को डिस्टर्ब करेंगे, वाटर इनटेक को डिस्टर्ब करेंगी। आप ये चीज़ें लेने शुरू करेंगे, शहर के फ़ौरन बाद आपको प्यास लगने शुरू होगी। बहुत सारे लोग 90% लोग जो हैं वो खाने के बगैर रह सकते हैं, लेकिन प्यास के बगैर नहीं रह सकते हैं। उनको प्यास सबसे पहले लगती है, एंड दिस इज अ फैक्ट कि प्यास, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब कुछ बोलना कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। मैं थोड़ा सा इसमें बात में इजाफा करना चाहिए, बहुत क्योंकि बहुत अहम बात की है, और मेरे ख्याल में ये बात जो है इसका मैसेज अक्रॉस द बोर्ड हर आदमी को बड़ा क्लियर जाना चाहिए। तो जो डॉक्टर साहब कहते जो हमारे ट्रेनर साहब कहना चाह रहे हैं, हमारे मुंह पे जो है ना हर एक को डॉक्टर हमारे मैं सबको डॉक्टर कहना, अगर जो अच्छा मशवरा दिया उन्होंने उनको कि डॉक्टर कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, बेसिकली देखिए नमक ज़रूरी है हमारे लिए, मगर नमक ज़्यादा खाना रोज़े में या रोज़े के बगैर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। रमज़ान में नॉर्मली हम कहते हैं कि 1 चम्मच नमक एक आदमी को 24 घंटे में लेना चाहिए। 24 घंटे में 1 चम्मच, 1 टीस्पून, जो कि 5 to 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, वो लेना चाहिए। रमज़ान में हम उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मगर जो बात अभी हो रही है वो ये हो रही है कि अगर हम सहरी पे ख़ास तौर पे ज़्यादा नमक लेंगे तो उससे हमें ज़्यादा प्यास लगेगी, और क्योंकि हम सहरी में पानी नहीं पी सकते तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, हम प्यास लगेगी। क्यों देखें, जहाँ भी नमक जाएगा वो पानी मांगेगा। अब लेबॉर्ट्री में भी हम तजर्बे करते थे कि भी एक तरफ 2 नमक के सोल्यूशन बना दो और बीच में मेम्ब्रेन बना दो, पानी जाएगा। या आप तजर्बा करके देख लें, घर में 2 बच्चों को बैठा दें, एक को कहें तुम नमकीन चिप्स खाते रहो, तो सबसे पहले वो पानी उठेगा, पानी पिएगा, और सबसे पहले वो वॉशरूम जाएगा करने के लिए। तो आपने एक नमक तो दे दिया उसको प्यास लगाने के लिए, मगर आप उसको पानी नहीं दे रहे। तो सहरी के वक्त ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। और इसी तरह इस सांस में एक और बात भी कह दूँ, वो चीज़ें जिस तरह कॉफ़ी है और चाय है, क्योंकि ये हम कहते हैं कि ये भी पेशाब आवर है, इनमें कैफीन होती है, तो ये भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? ये डिहाइड्रेट करेंगे, वाटर निकाल देती है, ये भी डिहाइड्रेट करेंगे। तो ऐसी चीज़ जो कोकोनट वाटर इज द अमेजिंग थिंग। कोकोनट वाटर अगर आप ले सकते हैं, यूसेन बोल्ट जो है जी, सहरी के वक्त यूसेन बोल्ट आपने देखा, अगर उसको देखना है आपने देखे जाके यूट्यूब पे वीडियोस, वो जैसे रेस अपनी खत्म करता है फौरन कोकोनट वाटर लेता है, क्योंकि वो हाइड्रेट करता है उसको। अगर आपने हाइड्रेट रहना है तो कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉर्निंग के अंदर भी, और कम से कम होता जा रहा है। हाँ, बहुत कम होता जा रहा है उसका। अच्छा, मैं अफ्तार पे आता हूँ बहुत तेज़ी से, क्योंकि अफ्तार के अंदर हम क्या करते हैं, अफ्तार को मेन मील नहीं बनाए। मैं फिर बोलता हूँ अफ्तार को मेन मील नहीं बनाए, छोटी छोटी मील्स लेते रहें, ताकि आपकी कैलोरीज इनटेक साथ पूरी भी होती रहे। क्योंकि आप एक साथ खा लेते हैं, फिर आप मगरिब उठा ही नहीं जाता, मगरिब के बाद फ़ौरन इशा, फिर उसके बाद फ़ौरन तरावी और सारी चीज़ें, आप 11 साढ़े 11 बजे फारिग होते हैं, फिर आप फिर थोड़ी सी चीज़ कुछ खाते हैं, तो आपका पेट जो है वो आप बहुत कुछ खा चुके होते हैं, वो डाइजेस्ट। मैं तो ये समझता था कि अगर अफ्तारी को आपने समोसे पकौड़े जलेबी जो कुछ खा ले, उसमें खाना खाने की तो गुंजाइश ही नहीं रहती। तो नहीं देखिए, मैं यही कहता ना, समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना खाएं, आप डायरेक्ट। बहुत सारे लोग यही करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं उनको रेकमेंड नहीं करूंगा ये। उसकी वजह यह है कि लोग कहते हैं खाने के बाद वॉक करो ताकि हजम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आपका 70% ब्लड स्ट्रीम जो है वो आपके मसल्स को चला जाता है, जिस मसल ने फूड को ग्रैब किया होता है और उसको प्रोसेस कर रहा होता है डाइजेस्ट करने में, वहाँ से ब्लड हट के आपके मसल्स में चला जाता है, क्योंकि उस वक्त आप वॉक कर रहे होते हैं, आपके मसल्स को ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही जैसे आप नमाज के लिए जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपके मसल्स को ब्लड की ज़रूरत होती है। आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जिसकी वजह से नमाज में आपको डगा रहे हैं और कह जैसी कैफियत, ये सारी चीज़ों यही इससे बचना है तो आपने डॉक्टर साहब कुछ इंटरवल्स में खाना है। देखें, बात वही है, जो बेसिक बात वही है कि ये रमज़ान के लिए भी एप्लीकेबल हैं बातें, और ये रमज़ान के अलावा भी डीप फ्राइड प्रोसेस्ड फूड, हाई क्या कहते हैं फैट कंटेंट वाले फूड, ये वैसे भी आम हालात में भी अच्छे नहीं हैं और रमज़ान में भी अच्छे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान तो हमें दर्स देता है डिसिप्लिन का, हमें कहता है तो हमें हर चीज़ में डिसिप्लिन लाना चाहिए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, अपने खाने पीने में भी। और ये फास्टिंग जो है बेसिकली इसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। एक शॉर्ट टर्म फास्टिंग जो करते हैं हम, इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। तो हम एक तरफ तो फास्टिंग करते हैं और फिर हम उसको उल्टा करने के लिए हम ऐसे खाने खाते हैं जो कि आम हालात में भी अच्छे नहीं हैं, तो वो उसको
उल्टा हो जाता है। ये जो हमारी चॉइसेस हैं, ये जो हमारी कुछ आदतें हैं, ये एक नॉर्मल इंसान को बीमारी की तरफ ले जाए। अब ज़रा हमें उन लोगों के बारे में बताएं जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर शुगर पेशेंट्स, वो क्या करें, उनका वाटर इनटेक क्या होना चाहिए, और उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है इस तरह के ड्रिंक्स। ये इसमें जो है ना कि हम सारे शुगर के पेशेंट्स को और सारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, या क्योंकि मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ तो मैं किडनी के पेशेंट्स की बात भी करूँगा, सारे किडनी के पेशेंट्स को हम एक ग्रुप बना के नहीं बात कर सकते कि भाई सबके लिए ये होना चाहिए। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, क्योंकि अब किसी का शुगर है और शुगर अच्छी कंट्रोल में है और उसको कोई और दिल की गुर्दे की बीमारी नहीं है, तो वो फास्ट भी कर सकता है, वो पानी भी एडिक्वेटली जैसे बाकी लोग ले सकते हैं कर सकता है। एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में दवाई से है, वो रोज़ा भी रख सकता है और अपने बाकी मालूमात भी कर सकता है। मगर हाँ, किसी को अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, किसी को शुगर बार बार लो हो जाती है, या किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो उनके लिए फिर स्पेशल रिकमेंडेशन होंगी जो कि उनकी बीमारी के हिसाब से किस स्टेज पे है। इस तरह किडनी के पेशेंट्स को अगर बहुत मामूली सा फ़र्क है, किडनी कम काम कर रही है तो रख सकता है रोज़ा, अगर काफ़ी इम्पेयर्ड है, काफ़ी कम काम कर रही है तो फिर हम उसको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देते। और अगर किडनी स्टोन का कोई पेशेंट है, वो आपके पास आए कि अब रोज़े रखने हैं, मुझे क्या रिकमेंड करेंगे आप? तो नॉर्मल ही उससे रूटीन रखनी होगी? उसमें ये हो सकता है कि क्योंकि रोज़े में डिहाइड्रेशन के चांसेस होते ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टोन होता है और वो पेन नहीं कर रहा होता, तो उनके नोटिस में नहीं आता, तो रमज़ान में क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है वो स्टोन पेन करने लगता है। और अच्छा, नहीं रमज़ान में हो सकता है कि अगर कोई स्टोन था और पहले पेनफुल नहीं था तो अब आपको मालूम हो जाएगा कि लोगों को पहली बार रमज़ान में ही पता चलता है, या रोज़े किसी भी दिन में रोज़ा रखें या प्रोलॉन्ग फास्टिंग किसी भी वजह से करें तो उसमें पता चलता है कि उनको स्टोन है। तो इसमें हमारे पास किडनी के अस्पतालों में स्टोन के पेशेंट्स आने बढ़ जाते हैं रमज़ान के। क्या रेशो होती है? मैं फिगर आपको नहीं दे सकता, मगर जनरली अगर मिसाल के तौर पे जो भी जिस अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे। पहला सिम्टम क्या है जो किसी को मालूम हो सकेगा रोजे रखने के बाद कि देयर कुड बी अ किडनी स्टोन? सिम्टम क्या है? किडनी स्टोन का जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो तो पेन है। अगर पेट के किसी एक तरफ दर्द हो, वो कमर से रेडिएट करके नीचे टांगों की तरफ या ग्रॉइन की तरफ जाए, साथ उल्टी हो, मतली हो और पेशाब में तकलीफ हो, तो ये 3 क्लासिकल सिम्टम्स, पेन जिसकी रेडिएशन बताई मैंने आपको, नोजिया मतली या उल्टी, और पेशाब में तकलीफ में बर्निंग हो सकती है, पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब रुक रुक के आ सकता है। अगर ये 3 सिम्टम्स का कम्बिनेशन है तो इस बात का ये हाई प्रोबेबिलिटी है, शदीद इम्कान है कि उसके गुर्दे में कोई पत्थर हो। ओके, जिस तरह आपने पहले कहा कि पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं, तो मैं तला आपकी तरफ आना चाहूँगा। मैं वर्कआउट के ऊपर में आना बिल्कुल, मैं ये पूछना था कि वर्कआउट का प्लान आप वही तो रहेगा, क्योंकि द मेन थिंग इज एग्जैक्टली वर्कआउट प्री अफ्तार करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन अगेन। डॉक्टर करना तो चाहिए, करना जरूरी है। 30 मिनट से 40 मिनट का वर्कआउट जरूरी है। जो प्री अफ्तार कर रहे हैं डिपेंड करता है कि उनके एनर्जी लेवल्स क्या हैं, वो अपने एनर्जी लेवल्स देखें, और अगर उन्होंने पहले की हुई है वर्कआउट तो गो अहेड, लेकिन कोशिश करें कि स्टार्टिंग के रोज़ों के अंदर, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, कैपेबल होती है कि वो 3-4 दिन के बाद वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इट विल टेक 3 to 4 डेज़, क्योंकि वो आपने एक उसको बॉडी को शॉक दिया होता है। आप 16 घंटे फास्टिंग पे एकदम चले जाते हैं तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम कि वो उसको रिएक्ट करे। स्टार्टिंग के अंदर कोशिश करें 20 मिनट, अगर प्री अफ्तार वर्कआउट कर रहे हैं 20 मिनट से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर 30 मिनट, और जैसे जैसे एनर्जी लेवल आप कोशिश करते हैं। प्री अफ्तार वर्कआउट अगर थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट भी हम साथ कर लें। मैं एक्चुअली डेमोंस्ट्रेट भी कर देता हूँ। स्ट्रेचेस से स्टार्ट करें। मैं अरेबिक वर्कआउट जिसको, ओके, 1 मिनट रुकिएगा। मेरा कैमरा कौन सा है? ये कैमरा है आपका? ओके, ठीक है। अच्छा जी, डायनामिक स्ट्रेचेस से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर एरोबिक वर्कआउट बहुत कम होगा। मैं प्री अफ्तार वर्कआउट बता रहा हूँ, इसके अंदर एरोबिक वर्कआउट कम होगा, जिसके अंदर जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, बाइक, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कम करें बल्कि ना ही करें। डायरेक्ट मसल ट्रेनिंग पे आएँ, क्योंकि आप अगर वो वर्कआउट करेंगे 10 मिनट भी किया तो एनर्जी लेवल, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल एकदम डाउन हो जाएगा और आप फिर डिजीनेस फील करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डायनामिक स्ट्रेचेस से। बहुत जल्दी करेंगे, मेरे ख्याल से हमारे पास टाइम कम है, आपके चेहरों से पता चल रहा है, और ये मेरे साथ ज्यादती है, बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरा टॉपिक हो। आप करें तो सही। डॉक्टर साहब आप एग्री करेंगे मुझसे, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरी हर बात पे एग्री कर रहे हैं। जब से आप दोनों बैठे मिलके एग्री कर रहे हैं। ओके, कोई सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन कर रहा हूँ ताकि मेरी जॉइंट्स के अंदर ब्लड स्ट्रीम फॉलो हो, और डाउन एंड अप, ताकि लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग अगर मेरी स्टिफ है पूरे दिन बैठे रहने की वजह से, गाड़ी चलाने की वजह से, किसी और वजह से, उसके अंदर सर्कुलेशन हो ब्लड की और मसल स्ट्रेच हो।
ताकि हम वर्कआउट कर सकें, एकदम स्टिफनेस ना फट जाए। अच्छा ये जी पिंक डंबल से घबराइएगा नहीं, 1 kg के शुक्र है किरण की आज फेवरेट चीज आ गई, पिंक कलर का। ये जाएगा तो नहीं वापस? आपके लिए आप ले लीजिएगा। दैट्स इट। ओके, हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल मसल ग्रुप से, बाइसेप्स से स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत बेसिक वर्कआउट्स हैं। बाइसेप्स मैं 10 रैप्स हर एक के कर लेता हूँ, उसके बाद फिर कीप ब्रीदिंग। ब्रीथ हमेशा जब भी रेजिस्टेंस फील करेंगे, एनारोबिक वर्कआउट में, एनारोबिक वर्कआउट है वेट ट्रेनिंग, इसमें जब भी स्ट्रेस फील करेंगे, स्ट्रेंथ फील करेंगे, उठाते हुए या बैठते हुए जो भी है उसके अंदर एक्सेल करेंगे। जब आप रिलैक्स होंगे तो इनहेल करेंगे। मतलब अब मैं उठा रहा हूँ इसके ऊपर तो इट्स हैवी फॉर मी, सो ओके। नाउ लैटरल रेजेस फॉर शोल्डर वर्कआउट, 10 reps. Then front raises again, it's collar workout. वैसे तो मेरा ख्याल है वक्फा लेना, आप नहीं ले रहे, ऐसा ही है? हाँ, वक्फा लेना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये ना हो कि फॉलो करते एंड में कहते हमारे तो हाथ ही नहीं उठ रहे, हमारे तो मसल्स ही खराब हो गए। बिल्कुल नहीं, जो प्री अफ्तार वर्कआउट करते हैं, मैं आपको बताऊं 90% लोग वो लोग अच्छे लोग होते हैं, मतलब अच्छे लोग इन सेंस कि वो वर्कआउट करते रहे, उनका बैकग्राउंड होता है, इसलिए वो लोग उनका ब्रेन टू बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है, उनको पता होता है कि मैं अपने ब्रेन को काबू कर सकूंगा, बॉडी को काबू कर सकूंगा और मेरे एनर्जी लेवल्स क्या हैं। अगर किसी को नहीं पता, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। और ख़ास तौर पे जो 15 घंटे तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप अफ्तार के लिए वो रोज़े के लिए जा रहे हैं, 20 घंटे तक जा रहे हैं, अगर कोई मुल्क जा रहा है, कोई यूरोपियन कंट्री जा रही है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। पाकिस्तान 15 घंटे का रोज़ा है, क्योंकि तो आप मुझे बताइए कि प्री अफ्तार अगर आपने करना है हो सकता है 1 घंटा पहले, लाइक 6 बजे, 6 सवा 6 बजे असर के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करें। 30 मिनट्स दें, 20 मिनट्स दें। और अगर दिन जिस तरह अभी ये वक्त है, अगर कोई खातून घर बैठी करना चाह रहे एक्सरसाइज वो करे इस वक्त ना नहीं, इस वक्त मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एनर्जी लेवल एकदम डाउन होंगे, खवातीन करेंगी तो अफ्तारी बनाने का मौका नहीं मिलेगा, शौहर से झगड़ा होगा, बच्चों से झगड़ा होगा। मैं बता रहा हूँ फिर आपको ये सारी चीजें। अच्छा जी, मैं ट्राइसेप्स के वर्कआउट बता देता हूँ बहुत तेजी से। हमारे पास टाइम कितना है वैसे? आप करते जाएं। अच्छा, मैं तो करता जाऊंगा, कोई इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, ट्राइसेप्स अगेन। अच्छा मैं आई कैन लाई डाउन? जी प्लीज, आपका फ्लोर है पूरा। ठीक है सॉरी मैट अरेंज किया हमने। नहीं ठीक है, आप कहीं बजाय कैमरा आपको पकड़ लेगा। अच्छा बस ठीक है, फिर सही है। ओके, सो हियर वी गो। तो चेस्ट वर्कआउट, प्रेसेस, फ्लाइज। मैं बहुत क्विक से बता रहा हूँ, देख ले डॉक्टर साहब आप। जी मैं देख रहा हूँ। आपके दोस्त क्या कर रहे हैं? एक और बात ये कह रहा था कि जहाँ रमज़ान का महीना में सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल सिखाता है, इस्तकामत सिखाता है, तो इस तरह एक्सरसाइज में भी होता है। हमारा ये होता है कि हम चाहते हैं कि एक दिन 1 घंटे की एक्सरसाइज करें और फिर एक हफ्ता कुछ भी ना करें, इस तरह हम रिजल्ट भी फर्क चाहते हैं। अच्छा, ये आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक ट्रेनिंग है। आइसोमेट्रिक वर्कआउट के अंदर मसल, इतने मुश्किल नाम क्यों है? ये एक्चुअली टर्मिनोलॉजीज हैं वर्कआउट की। बहुत इजी सी चीज़ है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। आइसोमेट्रिक वर्कआउट वो होता है जिसके अंदर मसल मूव नहीं करता, बॉडी एक सर्टेन पोजीशन पे होती है और मसल उसके अंदर स्ट्रेस में होता है और वो वर्कआउट होता है। जैसे मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, दिस इज आइसोटोनिक वर्कआउट, इसमें मसल मूव हो रहा है, लेकिन इफ आई होल्ड हियर, ओके, ये आइसोमेट्रिक वर्कआउट है एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। नजर आ रहा है। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह अगर हम एब्स के ऊपर आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एब्स, सो इफ यू गो ऑन प्लैंक पोजीशन, प्लैंक, याद आया आपको? यस। सो प्लैंक होल्डिंग, उसके साथ बेसिक क्रंचेस कर सकते हैं, लेग रेजेस कर सकते हैं और एंड में स्ट्रेचेस करना नहीं भूलें। स्ट्रेचिंग आपकी मसल को नेचुरल मूवमेंट देती है पूरी, कि आप उसको यूज़ कर सकें। सही। और ख़ास तौर पे जब आप वर्कआउट करते हैं तो बॉडी आपकी स्ट्रेस में होती है, तो जब आप फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट्स करते हैं तो आपकी स्ट्रेस रिलीव होती है। ओके, तो स्ट्रेचिंग कभी नहीं भूलना चाहिए। प्री स्ट्रेच, पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेच, ये ज़रूरी है। बहुत मेन डंबल्स भी ज़रूरी थे। ज़रूरी तो थे। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, रखने के लिए नहीं पूछ रही हूँ। नहीं, आपके हैं। अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए पूछ रही है। देखिए, और ये नमक की तरह इस्तेमाल करना है, डंबल बढ़ाते जाएं। देखिए, डंबल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर में पानी की 2 छोटी बोतलें हैं, वो भर के उससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे। और अगर पानी की बड़ी बोतलें हो, 19 लीटर वाली, वो नहीं उठानी। पानी की बोतल छोटी वाली बोतल अपने औकात के मुताबिक करना है। अपनी सेहत के
ज़रूरत के मुताबिक। हमने कहा कि डिहाइड्रेशन ना हो पेशाब को करते हुए। बहुत ज़्यादा पानी पीना भी अच्छा नहीं है। अगर मैं 15-20 गिलास पीना शुरू कर दूँ ये सोच के शायद फायदेमंद होगा, ये ओके। और मुझे तलहा ये बताएं कि एक्सरसाइज अब 15 घंटे का रोज़ा है, अफ्तार के बाद जो एक्सरसाइज कर रहे हैं अब उस टाइम भी रह पानी तो आपने वक्फे से पीना है, अफ्तार के 2 घंटे बाद वर्कआउट कर सकते हैं आप, रिकमेंड करें। ओके, 2 घंटे बाद ताकि एनर्जी लेवल आपको भी कर सकते हैं जो पहले से नहीं करते हुए आ रहे हैं उनको उस वक्त ही कर लेना चाहिए। क्योंकि जो किक ऑफ करता है ना आपकी एनर्जी, वो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इतना लंबा अरसा आपने इसको भूखा और प्यासा रखा है, तो आप एकदम जब इनटेक करते हैं किसी चीज़ की, वो थोड़ा सा एनर्जी लेवल एकदम नहीं करता, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। आपने देखा होगा आप डल हो जाते हैं, चाहे आप थोड़ा ही खाएं अफ्तार के अंदर, लेकिन आप थोड़ा सा डल हो जाते हैं। बस तो 24/7 ऐसे रहते हैं। अब वो उन लोगों का कुछ नहीं करता। कुछ लोग सहरी नहीं है और कुछ लोग सहरी के वक्त भी प्लान करते हैं जो कि पहले से फिटनेस की बिफोर सहरी की बात करें। हाँ, वो सही है। और आफ्टर सहरी तो नहीं। आफ्टर सहरी अगर इतनी मॉर्निंग में करेंगे तो आप बताएं ना, पूरे दिन गुजारना है, एनर्जी लेवल्स कहाँ होंगे उनके? 5 मिनट कर लें। अगर वो ऐसे हैं कि वो सोएं और फिर मगरिब में उठ रहे हैं तो फिर वही गलत चीज़ है। ऐसे भी लोग होते हैं ना। ऐसा नहीं करना, आप पूरा दिन अच्छा सा गुजारा। एनीवेज, थैंक यू सो मच तलहा, थैंक यू, आपको भी शुक्रिया। और कोकोनट वाटर जिस तरह आपने बताया ना कि आपने उसका इस्तेमाल करना, डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी, लेकिन हमने अब तली हुई चीज़ों की बात करनी है। लेकिन मैं तो ये बता रही थी आपको कि 1 टीस्पून मैं किस तरह से मैनेज करूंगी पूरे दिन में, और अगर मैंने उसको बढ़ा भी लिया 1.5 टीस्पून नमक, इसको मैनेज करने की अपनी डाइट में कोशिश करें तो इससे भी फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। अब यूं कर रहे हैं आपने, बस किरण किसी हांडी में आपने नमक नहीं डालना, एंड पे आपने आधा चम्मच खा लेना पूरा करने के लिए। मैं कैसे कर पाऊंगी? चलिए आप कुछ फ्राइड आइटम्स की बात कर लेते हैं, मैं नमक पे बाद में। वो अलग बात है, हमने आज कहा फ्राइड आइटम्स कम से कम खाने, लेकिन अच्छे बन रहे हैं, दिल करता है बात कर सकते हैं, अच्छे बन रहे हैं यार, तो फिर बिल्कुल दिल करता है खाएं। और आप अगर ऑर्डर करें किसी को और घर के बने हुए मिल जाए तो क्या ही बात है। अब बिक गए हैं समोसे, अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपने मंगवाने, भी की थी, ये बिक गए हैं समोसे, ये पकौड़े भी बिक गए हैं, सब कुछ बिक गया है। जो ऑर्डर आप करना चाह रहे थे आप ऑर्डर नहीं कर सके, जो दिखा रहे हैं आपको ये चीजें, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अब आपको नहीं मिलेंगे। नहीं है शोएब, काफी कुछ है इसके साथ में, और ये सब कुछ हाथ का बना हुआ है, होममेड है ये। बिल्कुल होममेड है। कोफ्ते हों, कबाब, समोसे, रोल, इस सब का ऑनलाइन ऑर्डर होता था। और ये जो बना रही हैं वो खातून, उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, ये फ्राइड आइटम्स नहीं है, इसके अलावा भी काफी कुछ है, बिरयानी और पिज्जा, और ये भी घर बैठे मिल सकता है। ये तो मिल सकता है, लेकिन रमजान है, इफ्तारी का सीजन है, और इफ्तार में लोगों को, भाई आप चाहे नहीं चाहे, समोसों के ऊपर हल्का हाथ नहीं रखा जा सकता। शामी कबाब लोगों को चाहिए होते हैं, रोल चाहिए होते हैं, वेजिटेबल रोल हो, एग रोल हो, चिकन रोल हो, बीफ रोल हो, मुझे तो सब अच्छा लगता है। इवन मुझे तो टिक्का रोल भी अच्छा लगता है। ठीक, इस सब में नमक कितना है? इफ्तारी काफी दूर, बहुत दूर है। एनीवेज, तो क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है आपने, अब आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते। सहूलत है। यस, क्योंकि नहीं कर सकते वैसे, इतना कुछ दिखाने के बाद यार, अगर फॉर एग्जांपल एक खातून बना रही है तो कितना बनाएंगी यार, मतलब इन्ना ढेर सारा किन्ना। तो नौशीन ज़ुबैर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप उनके हस्बैंड हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आप बड़ा साथ देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये इतना कुछ जो हम बताए जा रहे थे बार रोल कर दिया था हमने, समोसे, रोल, पकोड़े, बिरयानी, पिज्ज़ा, एवरीवन लव्स इट, तो अब बाकी ऑर्डर नहीं कोई कर सकता? कर सकते हैं, मगर ये कि अब थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ मैं, कुछ थोड़े ऑर्डर। तो आपने जो ऑर्डर लिए सब डिलीवर कर दिया? करने जा रही है, कुछ ऐसा तो नहीं है? कुछ और सोच रही है, कोई नई रेसिपीज है? नहीं, अभी सोचा तो नहीं, सोच तो बहुत कुछ रही होती हूँ, बट ये है कि अभी फिलहाल जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स। और आप किस तरह असिस्ट करते हैं वाइफ को? बेसिकली सारा क्रेडिट तो मेरी वाइफ को ही जाता है, बट एज फार एज ग्रोसरी इज़ कंसर्न एंड डिलीवरी इज़ कंसर्न, उसमें मैं अपनी वाइफ का साथ देता हूँ। बाकी सारा क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है, सारा दिन किचन में ही होती हैं और ऑर्डर्स को देती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। लेकिन ये बताइए, टीम वर्क आई मस्ट से। ये आपने ग्रोसरीज का तज़किरा किया कि कितना राशन आ जाता है, कितना सौदा आ जाता है। Don't ask. I have to go daily to the market, गोश्त, सब्जी, बेसन, whatever required वो लेना, और फिर आके वाइफ का काम शुरू हो जाता है। वंस वो कंप्लीट होता है तो फिर शाम को मैं डिलीवर करता हूँ, कुछ कस्टमर्स घर आके भी पिक करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड टीम वर्क। और डेली बेसिस पे कितना बना रहे थे आप लोग, कुछ इस बारे में बता सकेंगे? डेली बेसिस पे ये था कि रमज़ान के हवाले से जो थे, क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह कस्टमर्स जो है वो इस दफ़ा काफ़ी, हमारे रेटिंग भी काफ़ी हुई है इस दफ़ा ज़्यादा, और नए कस्टमर्स भी बने हैं। आप लोग थोड़ा सा दिखाइए, ये जो जितने खाने वाले ना, थोड़ा सा दिखाए, पूरा दिखा दें जी।
हाँ, ये पेज है आपका? जी हाँ, बिल्कुल। और वाकई जैसे खाने ये दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाया आपने? एग्जैक्टली, ये सब मेरी बनाई हुई चीजें हैं सब। और ये से पिक्चर्स ने इकट्ठा कर लियो। और ये 12 महीने ये आप करते हैं, वापस आ जाए, ऑर्डर आपको अराउंड द ईयर आते रहते हैं? जी हाँ। तो ये रमज़ान के स्पेसिफिकली कितने ऑर्डर्स आए? रमज़ान के लिए तकरीबन जो है वो मुझे यूँ समझें 50 के करीब आए। उसमें सबसे ज़्यादा क्या डिमांड थी? समोसे? सबसे ज़्यादा शामी कबाब। शामी कबाब, शामी कबाब जो हैं वो मेरे बस होंगी सुपर हिट हैं, क्योंकि आपको पता अब्रॉड भी जाते हैं मेरे शामी कबाब। वाओ, तो ये कितने बनाए फिर आपने रमज़ान के लिए? यूएई तक जा चुके हैं माशाल्लाह। नहीं, फिर ये कोई टीम होगी जो? नहीं, कस्टमर्स खुद लेके जाते हैं। लाइक टीम नहीं है, टीम वर्क नहीं है, मतलब टीम में हम दोनों ही हैं बस। और ये सारे के सारे शामी कबाब आपने खुद बनाए? खुद बनाए। पॉइंट ये ना कि अगर देखें टीम होगी तो फिर वो कमर्शियल ट्रीट हो जाएगा। कितना शामी कबाब? क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बनाती हूँ। शामी कबाब मेरी एक ऐसी चीज़ है जो कि यूँ समझें कि मतलब रनिंग आइटम है। और कोई नहीं भी खाता था तो अब उसको शामी कबाब चाहिए, क्योंकि नौशीन ने बनाया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये हो गया है। क्योंकि अब ये कि शामी कबाब मेरी ऐसी चीज़ है कि चाहे वो चिकन हो चाहे बीफ हो, तो वो इसलिए जो है वो मुझे हर वक्त अपने रेडी रखता है। मैं पता है अभी भी यही सोच रही हूँ कि दिन में कितने कबाब बने होंगे। मैं खुद ये सोच रहा हूँ, बनाती भी खुद है अकेले। 50, 55, 60, 500 कितने? अब तो आई थिंक 100,000 से ज्यादा बन चुके होंगे। 100,000 जो बन चुके हैं, कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि आपको नहीं मिलेगा, ये ऑर्डर का है? नहीं, समटाइम आई हैव टू पे एंड गेट द कबाब फ्रॉम हर। सीरियसली? बिकॉज़ बिजनेस इज बिजनेस, शी इज रनिंग अ बिजनेस। और आप उन्हें पे करते हैं कबाब के लिए? यस, ब्यूटीफुल, नॉट बैड। ये मेरे फ्रेंड्स कोलीग्स भी बात होती है ऑफिस में, पूछते हैं तो डिस्काउंट मांगते हो क्या? मैं कहता हूँ मुझे डिस्काउंट नहीं मिलता तो ओके ना। तो बिजनेस के लिहाज से तो ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कभी ऐसे तो नहीं हुआ हाथ गया प्लेट की तरफ नहीं, वो फ्रीजर पे लिखा होगा ये फ्रीजर नहीं खोलना, यहाँ से नहीं निकालना। इसकी चाबी मेरे पास है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये तो शामी कबाब आपने कहा कि आपका बड़ा हॉट केक है, मैं ऐसे कहूँगा, जो दिख रहा है, बट उसके बाद समोसे, उसके बाद मैं कहूँगी पराठे। यानी शहरी का भरपूर इंतजाम है। आलू चिकन टिक्का पराठे, और इस सब भूख लग जाएगी सबको। जीन, मतलब मैं वाकई यकीन नहीं कर रहा कि अकेले इतना कुछ बना लेना। हाउ डू यू मैनेज दिस? पराठा बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत आपका उसमें एफर्ट लगती है, आपको प्रोसेस उसका काफ़ी लंबा होता है, प्लस उसमें क्योंकि आपको 5-5 किलो आटा इकट्ठा गूंदना, और मेरे पास कोई मशीन भी नहीं है, हाथों से मैं करती हूँ, और वो सारा प्रोसेस होता है। फिर उसके पेड़े बनाना, और फिर उसके बाद उसकी थैलियों की कटिंग करना, फिर उनको, मतलब वो बहुत इसका एक लंबा प्रोसेस। तो नौशीन, आपके एक दिन की रूटीन क्या होती है? दिन की रूटीन जो है वो सुबह से लेकर शाम तक? सुबह तो मैं उठती हूँ, उसके बाद फिर बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, और फिर उसके बाद नाश्ता, फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बेटी मेरी चली जाती है यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है फिर मेरा किचन शाम तक। शुरू से इंटरेस्ट था कुकिंग में? मैं सोती नहीं हूँ, और पहले मुझे याद आता है कि मैं जो थी वो बच्चों को भेज के सो जाती थी, और 10 बजे या 11 बजे तक आराम से उठती थी, फिर काम शुरू करती थी। अब मेरी रूटीन ऐसी हो गई कि सोना तो पता नहीं मेरा ख़त्म बिल्कुल, और अक्सर मैं शामी कबाब बनाते सो जाती हूँ। एग्जैक्टली। तो वो ऑफिस आके हाथ बटाते हैं फिर बनाने में? पैकेजिंग में काफी मैं हेल्प कर देता हूँ, पैकिंग करना। सारी ये बनाते हैं। आपने सिर्फ पैकेजिंग के लिए उनको उन पे एतबार किया कहीं नमक ज्यादा ना कर दें? नहीं, ऐसा मसला तो नहीं है? ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इनके अगर गलती से मैं कुछ कर डाल दूं तो ऐसा कभी हुआ? कोई कभी गलती हो गई हो, नमक थोड़ा ज्यादा हो गया हो? नहीं, कभी भी नहीं। क्वांटिटी एक सी कैसे रख पाती हैं? कोई मेजरमेंट्स आपने बना के रखे हुए? मेजरमेंट्स बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आपकी डबल क्वांटिटी चीज़ की होगी तो उस हिसाब से आपने उसको, मतलब उसमें जो स्पाइसेस डाल रहे हैं आप लोग, वो उसी हिसाब से आप डबल कर दें। और फिर ऐसा फीडबैक कभी भी नहीं मिलता कि जो मैंने पिछली बार ऑर्डर किया था ये उससे मुख्तलिफ है? यही तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि सेम जायका, हर दफ़ा वैसे ही जायका होता है। आपने आज बनाया कबाब, जी, फ्रीज कर दिया, पराठे बनाए, फ्रीज कर दिए, कितने दिनों के लिए है? कबाब तो काफ़ी रह जाते हैं, क्योंकि कबाब तकरीबन महीना आराम से चल जाएंगे आपके, इसी तरह वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो ये है पराठे जो हैं वो तकरीबन ये कि 3 हफ्ते ज़्यादा से, 1 महीना 3 हफ्ते, और इसी के लिए आप सारे का सारा ऑर्डर तैयार करते हैं? क्योंकि रमज़ान से कल तक हमने सारे ऑर्डर अपने अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर दिए,
और खुद जाके डिलीवर किया आपने? कुछ कस्टमर्स ने पिक किए हैं और यूँ समझें कि 80% जाके डिलीवर किए हैं, 20% कस्टमर्स आके पिक कर लेते हैं। ओके, ये आप ऑफर देते हैं उनको क्या यू कैन पिक योरसेल्फ और यू कैन डिलीवर? यूज्ड टू चार्ज डिलीवरी चार्जेस, अगर वो देना पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो खुद पिक। और अभी सिर्फ कराची है? अभी सिर्फ कराची है। प्लान है आगे बढ़ने का? बहुत आते हैं मैसेजेस इनको के जाएंगी फिर। देखो टीम, मैं तो सजेस्ट करूं टीम रखें फिर, सुपरवाइज करें फिर कमर्शियल लेवल पे तो फिर अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मेरा होममेड है। होममेड पे भी कि मैं थोड़ा अभी के ऑर्डर्स तो मेरे माशाल्लाह काफ़ी होते हैं, बट ये है कि मैं इतना करती हूँ कि इतने ऑर्डर्स लेती हूँ कि मैं सारा दिन में वो आराम से मैनेज कर लूँ। कोई एक कस्टमर आपको जो याद रह गया हो ना, कोई भी दिलचस्प बात कोई है जहन में, या आप कहीं डिलीवर करने गए हो, किसी ने बार्गेन ही कर लिया हो वो बता दे, कुछ हुआ ऐसा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कस्टमर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, कभी किसी के एंड पे कोई इशू नहीं है। घर का बना हुआ अच्छा खाना कोई नहीं टकरा इन दोनों को। थैंक यू सो वेरी मच। ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली ट्राई। अगर आप ऑर्डर ले लेंगे, अब जिस तरह आप उन्हें थका रहे रमजान में, मैं तो सजेस्ट करूंगा थोड़ा रेस्ट भी करें आप, बच्चों को भी टाइम दें। चीज ऑन रेस्ट। ये ना बच्चे भी कहते हैं कि आप जो बना रही है मामा वो हम नहीं खा रहे। बच्चे अक्सर कहते हैं, बच्चे कहते हैं मामा, वो बेटी आती है, मामा ये ऑर्डर का बन रहा है घर का, मैंने कहा ऑर्डर का वापस से ली जाती है। चलो जी, थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो इंस्पिरेशन, शी इज एन इंस्पिरेशन कि आजकल जनरली भी, बल्कि नॉट जस्ट शी इज एन इंस्पिरेशन, उनके हस्बैंड भी, क्योंकि रमज़ान में स्पेशली मैं चाहूँगा तमाम मर्द हजरात से यार ज़रूर अम्मी, बहन, बीवी, बेटी सबका हाथ बटाएं आप, क्योंकि रोज़ा उनका भी है, गर्मी उन्हें भी लगती है, किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो प्लीज़ हाथ बटाएं। और ये अगर आप करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त और ये काम हो बात जाएगा। तो यहाँ तो मामला उमूर खानादारी से बढ़ गया, बिजनेस तक चला गया। तो ये तो था ग्रेट कपल, किस तरह से ये काम कर रहे थे। हम कुछ अजीम दौर की निशानियों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। बरे सगीर पर मुगलों ने तवील अरसे हुक्मरानी की, जिसकी निशानियां आज भी जा बजा दिखाई देती हैं। तारीखी शहर टेक्सला, यहाँ पर शाहजहां की तामीर कराई गई मस्जिद इन्हीं निशानियों में से एक है। और इस मस्जिद के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है आबिद अली ने, आपको दिखाएंगे। अल्लाह अकबर की ये सदाएं बुलंद हो रही हैं टेक्सला की शाही मस्जिद से। शहर की छोटी छोटी गलियों में 16वीं सदी की बड़ी निशानी यही मस्जिद बाकी है। मस्जिद के पहलू में सूफी बुजुर्ग हसन अब्दाली की आखिरी आरामगाह मौजूद है। तारीख का इल्म रखने वाले बताते हैं कि इन्हीं बुजुर्गों की निशानी के तौर पर मुगल बादशाह शाहजहां ने ये मस्जिद तामीर कराई। अपने घर में हुई और शेख जो हैं वो अपने घर के कमरे में दफन हुए। ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों से इक़्तिदार छिना तो मस्जिद को अस्तबल बना दिया गया, मगर क़याम पाकिस्तान के साथ ही अल्लाह के घर की रौनकें बहाल हो गयीं। 5 वक्त की नमाज के साथ बच्चे अपने सीनों को कुरान के नूर से भी मुनव्वर करते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, यहाँ पर बच्चे माशाल्लाह कुरान मजीद मुकम्मल हिफ़्ज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त अजान होती है, सब माशाल्लाह नमाज के लिए यहाँ पर आते हैं। बड़े गुम्बद समेत इस मस्जिद का आधे से ज्यादा हिस्सा आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ताहम जरूरत के मुताबिक वुजू खाने समेत कुछ हिस्सों को तब्दील कर दिया गया। कैमरामैन हबीब अहमद के साथ आबिद अली, समा टेक्सला। टेक्सला खूबसूरत शहर, मैं इस मस्जिद में गया हुआ हूँ, इट्स ब्यूटीफुल। और कराची की मस्जिद जहाँ पर कल मैं गया, तूबा मस्जिद, अब हम किसी और दिन चल के ना उसकी बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा मैं खुद जाके वहाँ पर रिपोर्ट तैयार करूँ, बिकॉज कोई पिलर नहीं है किरण, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। मैं हमेशा 3 साल मुझे कराची में हो चुके हैं, बट मैं पहली बार कल उस मस्जिद में गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला। यही वो मकाम होते हैं कि जहाँ जाके आपको अच्छा लगता है, वरना इंसान को क्या कहें। ये दुनिया तब्दील होती जा रही है, हमें लगता था, लेकिन अब तहकीक कुछ और बनती जा रही है। दुनिया इंसानों के हाथों तबाह होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट में खबरदार कर दिया है, इंसानों को बता दिया है कि वो कितने ख़तरनाक होते जा रहे हैं। आलूदा साहिल, जंगलों की कटाई, जंगली और आबी हयात माधूमी का शिकार हो रही है, तेज़ी से ख़त्म हो रही है। बहुत सारे मौज़ूआत, बहुत सारी खबरें, लेकिन नया दिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का। नया दिन में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां गुलिस्तान जौहर का एक सुपर स्टोर है, यहां पर आग लग गई है। इस हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। सऊद बिन मुर्तज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सऊद, आग कैसे लगी, वजह मालूम हो सके, और ये बताइएगा क्या फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच गया है? जी बिल्कुल, देखें आग लगने की वजह तो मालूम नहीं हो सकी, अलबत्ता ये गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब ये स्टोर है जो कि बंद था। गुज़श्ता रोज़ भी अब नहीं खुला था और उसके बाद आज भी अभी तक ये खुला नहीं था।
और इसमें इसी दौरान अचानक इसमें आतिशबाजी हुई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई हैं, जो कि आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड काम का कहना है कि अभी तक वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आग पे काबू पाया जाए। और अभी तक शिद्दत भी वाज़ेह नहीं हो सकी क्योंकि ये स्टोर बंद था। स्टोर रूम बंद था, अमला वहाँ पर था नहीं, रात में ये खुला था, यहाँ पर शॉपिंग्स वगैरह हुई थी, कुछ इस सिलसिले में पता चल सका है? गुज़िश्ता रोज भी शॉपिंग जो ये जगह थी, ये स्टोर था, ये बंद था, कि किसी वजह से ये नहीं खोला गया था। और आज भी अभी तक इसके खोलने का औकात शुरू नहीं हुए थे। पुलिस का भी ये कहना है कि इस हवाले से देख रहे हैं कि आया क्या वजह बनी कि आग लगी। सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस हवाले से पुलिस भी तहकीकात कर रही है। फायर ब्रिगेड का अमला अभी जो है आग बुझाने में मसरूफ है। शुक्रिया सऊद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और जरा पॉलिटिकल मामलात का जिक्र करेंगे। नवाज शरीफ, जिनको तिब्बी बुनियादों पर मिलने वाला 1.5 माह का रिलीफ खत्म हो रहा है, तो जमानत की मुद्दत पूरी होने के बाद नवाज शरीफ आज दोबारा कोट लखपत जेल में गिरफ्तारी देंगे। और इस हवाले से मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया और कहा कि नवाज शरीफ दोबारा जल्द वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा कि अवाम की नवाज शरीफ से और नवाज शरीफ की अवाम से लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है, जो हर आने वाले दिन के साथ मजबूत तर होती जा रही है। और ये एक नया रुझान है, ऐसा उन्होंने कहा था। और इसी सब पर हम बात कर लेते हैं तजियाकार, सीनियर तजियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अदनान आदिल साहब। गुड मॉर्निंग एंड रमज़ान मुबारक आपको भी। मुबारक टू यू। कैसे हैं आप? खैरियत से, रोज़े से हैं? जी बिल्कुल खैरियत से हैं माशाल्लाह। अच्छा, हम अभी खबर पढ़ रहे थे ना, और मैंने और शुएब ने ये सोचा था कि शायद हम दोनों थोड़ा थोड़ा सा क्लोज हैं ना उस सब के जो आप कहने जा रहे हैं। ये फरमाइएगा। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि ये एक नया रुझान है, नवाज शरीफ साहब की जो फॉलोइंग है वो, और जो उनकी मोहब्बत है अपने सपोर्टर्स से वो। नहीं, मेरे ख्याल में कोई नया रुझान नहीं है, एक सियासत है। और मुस्लिम लीग जो है, जब से इलेक्शन हुए थे बिल्कुल चुप करके बैठे हुए थे, और लोग ये कह रहे थे कि पसे पर्दा इनके साथ कोई नरमी की गई है, किसी किस्म का समझौता है। इसलिए मरियम नवाज़ भी बिल्कुल खामोश थीं और नवाज़ शरीफ भी खामोश थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत की दरख्वास्त उनकी कैंसिल हुई और उनको मज़ीद तौसी नहीं मिली और उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली लगता है कुछ तब्दील की है। शहबाज शरीफ जो हैं वो सड़कों पर आने के ख़िलाफ़ हैं, वो सिर्फ पार्लिमानी सियासत करना चाहते हैं और मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं, इसलिए वो पस मंज़र में चले गए हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। और नवाज़ शरीफ साहब जो अब उन्होंने आज गिरफ़्तारी देनी है, अपने आप को अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर करना है और उनको जेल में, लाहौर की कोट लखपत जेल में डाल दिया जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि इस पर एक पॉलिटिकल शो किया जाए और ताकत का मुजाहरा किया जाए, मरियम नवाज़ को आगे लाया जाए, क्योंकि मरियम नवाज़ जो हैं एग्रेसिव सियासत करना चाहती हैं और उनके लिए एक शो का बंदोबस्त किया गया है। तमाम MNAs MPs को कहा गया है और जो टिकट होल्डर्स थे नवाज़ लीग के, कि वो 5-5 हज़ार लोग लेकर आएँ ताकि एक बड़ा जुलूस हो, लोग देखें कि नवाज़ शरीफ बहुत पॉपुलर हैं। इससे नवाज़ शरीफ ये भी अंदाज़ा करना चाहते हैं कि उनके कारकुनों में कितनी जान है, क्या वो एजिटेशन करने की सलाहियत रखते हैं, क्या अगर सड़कों की सियासत की जाए तो कारकुन जो हैं सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो ये आज पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा कि कारकुनान निकलते हैं या नहीं। शमसाम बुखारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो एहतजाज का ऐलान किया है, आज क्या होने जा रहा है? देखिए जी, कुछ भी नहीं होने जा रहा। मैं आपको जरा 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। मुझे पहले ये बताएं कि कोई भी ज़ी अकल आदमी क्या उस जुलूस में जाएगा? क्या वो कोई बड़ा नेकी की जगह पे जा रहे हैं? क्या जेल में जाना कन्विक्ट होके सुप्रीम कोर्ट से, आला अदलिया की तरफ से, क्या कोई बड़ी अच्छी बात है? बात यह है कि उनके कारकुनों को ये समझना चाहिए कि कानून, जो लीडर कानून की पासदारी नहीं करता और जो सुप्रीम कोर्ट के हमलों में पहले भी मुलव्वस रहा हो और उनकी जमात रही हो, वो अब आज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एजिटेशन है। अब बात यह है कि अगर वो बेगुनाह थे तो उनको फिर बेगुनाही अपनी उनकी साबित होनी चाहिए अदालत में। वो ही इज ए कन्विक्ट, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अभी जो मेरे से पहले, मैं चूंकि बीपर पे हूँ, जो फरमा रहे थे कि वो मरियम नवाज साहबा के लिए एक शो का एहतमाम करना चाहते हैं, वही बात है और तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो शमसाम साहब, मगर ये है कोई इज्जत की बात नहीं है। शमसाम साहब मुझे ये बताइएगा,
मुझे ये बताइएगा, क्या बाकायदा तौर पर इजाजत ली गई है जुलूस निकालने की, 10 मकामात पर रुकने की, खिताब करने की? कोई देखिए, हम किसी कन्विक्ट को क्या इजाजत वाला दे सकता है, लेकिन ये कोई सीन क्रिएट करना चाहते हैं। ये इनकी नजरिया और है, क्योंकि ये जमहूरियत ये करते हैं, इनका जमहूरियत पे कोई एतमाद नहीं है। ये कुछ सीन क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे इस सिलसिले में? वो आप ये कह रहे हैं कि वो सीन क्रिएट करना चाहते हैं। हमजा शहबाज कहते हैं कि 10 से 12 हजार लोग तो हम लेकर निकलेंगे ही, जगह जगह रुकेंगे ही, जुलूस निकालेंगे। आपकी क्या तैयारी है? सुन तो लेना, वो जिनको लेके निकलेंगे वो शाम को पता लग जाएगा। बात ये है कि मैं आपको अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर को अगर वो हाथ में लेंगे तो हुकूमत वही करेगी जो उसकी जिम्मेदारी है, यानी लोगों के मालो जान के तहफ़्फ़ुज़ करना। और अगर वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, सिर्फ एक ढटाई का शो है तो कर ले। यानी समसाम साहब वो निकलते हैं जुलूस की सूरत में, वो रुकते हैं कई जगह पर, इससे आपको कोई इशू नहीं है? नहीं, इशू की बात नहीं है। यू आर नॉट गेटिंग मी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वो उसमें कोई ऐसी चीज करते हैं जो कानून के दायरा में नहीं आती तो हमें इशू है। मेरा तो सवाल ये है मेरे भाई, आप मेरा सवाल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या कोई आदमी जो कन्विक्ट हो चुका हो उसको, उसके लिए ये इज्जत की बात है कि वो जेल जा रहा है और जुलूस में जा रहा है, जैसे कि बड़ी नेक जगह पे जा रहा हो? लेकिन हम तो लोगों की बात कर रहे हैं ना। अगर वाकई उनके कहने के मुताबिक 10 से 12 हजार आदमी निकल आते हैं, या ये कह दीजिएगा कि अगर इससे ज्यादा हो जाता है, आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सिर्फ क्लियरली वो बता दीजिए। 1200 निकले या 12,000 निकले, मेरा सवाल फिर वही रहेगा कि मुझे आप ये बताएं कि क्या कोई जी शऊर आदमी, जी अकल आदमी कन्विक्शन के ऊपर ऐसे करता है? इसका मतलब है हर मुजरम जो जेल जाए। सर करता है नहीं करता ये तो एक अलग बहस है समसाम साहब। वो करें ना करें, सही करें गलत करें, अलग बहस है। हुकूमत पंजाब क्या तैयार है कि शहर में इस तरह से लोग निकलेंगे, इकट्ठे होंगे मकामात पर? मैंने आपको मेरे भाई ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया है कि ये जो सीन क्रिएट करना चाहते हैं वो हम नहीं करने देंगे। और जहां ये लॉ एंड ऑर्डर को, सर मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, आपने कहा सीन क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप करने नहीं देंगे। कौन सा सीन? इकट्ठा होना सीन है? जुलूस निकालना सीन है? 100% ये भी सीन है। यानी आप जुलूस नहीं निकालने देंगे अगर आपके लिए ये सीन है तो? मेरे भाई आप या तो आप खुद बात कर ले और आप खुद फैसला दे दे, या सर सवाल कर रहा हूं मैं, तो सवाल ही कर सकता हूं, फैसला तो दे नहीं सकता। सर सवाल क्या सर, फैसला आप ही देते हैं आजकल। मैं गुजारिश आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि अगर वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का सीन क्रिएट करेंगे तो दे विल बी डेल्ट विद जिस तरह हुकूमत को निपटना चाहिए। और अगर वो चुप करके जाते हैं और एक वो बेशर्मी के साथ जुलूस जाते आते हैं तो उसमें हमारी पॉलिसी और होगी। और दूसरा मैं वो क्या पॉलिसी होगी? अगर वो चुपचाप चले जाते हैं वो पॉलिसी क्या होगी? आप कुछ नहीं करेंगे, आप रोकेंगे नहीं, आप जाने देंगे? भाई ये अभी ये इनके जो बहुत सारे अकाबरीन हैं जो इनके हैं, वो अभी तक पुलिस के साथ और उनके साथ उनके वो अपने पैरामीटर तय कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वाज़ेह हो जाएगा। अभी पैरामीटर्स तय हो रहे हैं, सही। मैं आपको एक चीज बता दूं, नहीं आप जो मैं लफ्ज कह रहा हूं वो कहे काइंडली। पैरामीटर आपने कहा सर, मैंने तो वही दोहराया है। मैंने कहा कि इनके कुछ अकाबरीन राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा तय पा रहे हैं। सर आपने कहा पैरामीटर्स तय हो रहे हैं, ये आपने कहा है। मैंने मेरे भाई आपको ये कहा कि इनके कुछ अकाबरीन जो है वो कुछ तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैंने ये आपको नहीं कहा कि वो कुछ हो गई है बात उससे। तो मैं आपसे सर मैंने भी ये नहीं कहा, सर मैंने भी ये नहीं कहा कि कोई बात हो गई है। मैंने कहा अभी मामला तय हो रहे हैं। आप साथ मौजूद हैं। आपने कहा कि सीन अगर क्रिएट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी तो आप उसे डील करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन करें सर, माजरत आपकी बात काटनी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त हमें साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, शमशान बुखारी कह रहे हैं कोई सीन क्रिएट किया गया तो फिर डील किया जाएगा इसको अकॉर्डिंगली। ऐसा क्या मामला है जो वो ये बात कर रहे हैं कि कोई सीन क्रिएट हो सकता है? अगर इन्होंने कोई डील करने की कोशिश की तो फिर ऐसा सीन क्रिएट होगा कि इनको समझ लग जाएगी और ये नाहल और जो है जाली मैंडेट लेके बैठे हैं जो इतना औकात से बाहर रहे हैं, तो इनकी औकात जो है ना वो इनको शाम को याद दिलवा देंगे इंशाल्लाह ताला। राना साहब वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग ना आपस में बातचीत कर रहे हैं और शायद कुछ भी ना हो, शायद कोई आए नहीं बाहर निकल के। देखिए बात ये है कि इस किस्म की गुफ्तगू इनको करनी नहीं चाहिए। यानी इनको ये बात कि सीन क्रिएट होगा, डील होगा, बड़ी सीधी सी बात है कि वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जो है वो कोट लखपत जेल जा रहे हैं। कोई पार्टी ने इसकी जो है वो उस अंदाज में कोई तैयारी या कॉल नहीं दी, लेकिन प्रेशर था पार्टी के ऊपर, खास तौर पे हमारे अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली का और जो लाहौर के जो वर्कर्स थे। आपके इल्म में है कि 23 मार्च को लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर था, हमने बड़ी मुश्किल से उनको जो है वो मना किया, उनकी मेहरबानी वो उस बात को उन्होंने मान लिया। तो अब ये प्रेशर था कि जी हम रास्ते में उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहते, इसके अलावा कोई और मामला ही नहीं है। इस मामले को बजाय इसके कि ये कहें कि जी ठीक है हम उनको इस मामले में जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, ये हमें जो है वो सीन की बातें बता रहे हैं। राणा साहब फैसिलिटेट की बात आपने की, शमशाम साहब ये कह रहे थे कि अभी जो अकाबरीन हैं वो पुलिस से बात कर रहे हैं, अभी पैरामीटर्स तय हो रहे हैं, तो वो कुछ तय हो गया, जुलूस कब निकलना है? नहीं, इसमें कौन सा पैरामीटर्स तय होने हैं? यानी जो उनका रूट है अपना उनके घर से लेके कोट लखपत जेल तक का, वह रास्ते में जो है वो लोग जहाँ भी किसी को जगह मिलेगी लोग खड़े हो जाएंगे और उनको वहां से गुजरेंगे। तो राणा साहब वैसे क्या वक्त है जिस वक्त ये नवाज शरीफ साहब को लेकर जाएंगे जुलूस की शक्ल में, कोई वक्त तय हुआ है? देखिए वक्त जो है उनके पास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बेल जो है वो आज रात 12 बजे तक है। सही। उन्होंने उससे पहले वो खुद को सरेंडर करना है जो हुक्काम है कोट लखपत जेल के, वो जो है वो 11:59 पे भी हो सकता है, वो 10 बजे भी हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है, 8 बजे भी हो सकता है, 5 बजे भी। निकलेंगे कब? क्योंकि ज़ाहिर है अगर लोग साथ निकलेंगे तो वक्त ज्यादा लग सकता है, तो निकलना कितने बजे? वैसे हमने इस बारे में कोई उनको जो है वो पाबंदी या उनसे पूछा तो नहीं है, लेकिन हमारा ख्याल और यही है कि वो बाद नमाज मगरिब अफ्तार करने के बाद जो है रोज़ा अफ्तार करने के बाद जो है वो घर से चलेंगे। बाज़ ने जो कहा है कि जो क़यादत है यानी ज़िलाई क़यादत है वो हज़ारों की तादाद में लोगों को निकाले, मोबिलाइज करे, जो नहीं करेगा उसे आना टिकट नहीं मिलेगा, इसमें कोई सदाकत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई ऐसी बात जो है किसी ने जो है वो नहीं की। लोग तो खुद कह रहे हैं, लोग यानी हमारे पास ऑप्शन जो था 2 ही ऑप्शन थे, एक ये था कि हम लोगों को मना करें और एक ये था कि अच्छा हम उनसे कहें कि जी ठीक है आप जो है वो आ जाएं। तो मना करने का ऑप्शन जो है वो हमें ये लगा कि शायद इस बारे में लोग जो है वो थोड़ा दिल बर्दाश्ता होंगे या थोड़ा आगे से जो है वो एजिटेट करेंगे। तो हमने कहा कि चलें ठीक है। तो इसमें किसी को इस तरह की जो है वो अगर ये कॉल देनी होती तो फिर सिर्फ लाहौर को क्यों कहते? राणा साहब थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, पंजाब को कहते, थोड़ा सा ना ये बात थोड़ी सी क्लियर कीजिएगा। किसी भी मरहले पर कोई डिवाइड नहीं है क्या? ऐसा नहीं है PMLN में कि कुछ लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर अच्छी खासी बहस है या अच्छी खासी बहस हुई है? कल भी एक अहम इजलास हुआ था आपकी पार्टी का। देखिए इसमें जो है वो कोई बहस नहीं है। इसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि अगर पार्टी ने इस बारे में ताकत का मुजाहरा करना होता तो फिर हम पूरे पंजाब को कहते, हर जगह से लोग जो है वो आते। लेकिन सिर्फ लाहौर तक महदूद रखने का मकसद ये है कि लाहौर के लोग जो हैं शायद हम अगर उनको रोकें भी तो शायद वो जो है वो इसके बावजूद जो है वो उस वक्त के ऊपर जो है राणा साहब वहाँ पे आ जाए। क्या लगता है आपको कितने लोग निकलेंगे आज? नहीं, इसमें कोई इस बारे में जो है वो जो लोग भी आएंगे लोग खुद से आएंगे, और आपने कवर करना ही है ना, तो आपको क्राउड से पता चल जाएगा। ओके, लास्टली लोग जो है वो लाए गए हैं या लोग खुद अपनी मर्जी से निकले। सही। राणा साहब लास्टली मुझे ये बताएं, क्योंकि ज़ाहिर आप खुद भी वज़ीर कानून रहे हैं, अगर ऐसा कोई इवेंट होता है, कोई जुलूस निकाला जाता है, तो क्या उसकी इजाज़त नहीं ली जाती पुलिस से? बताया नहीं जाता हुकूमत को? नहीं, इसमें कोई जुलूस निकालने की जो है वो बात है ही नहीं। अच्छा, हमने कब कहा है कि हम वहाँ पे जो है वो जुलूस निकालेंगे? लेकिन जब वो वहाँ से गुजरेंगे तो लोग जो है वो यकीनन कुछ लोग उनके साथ भी चलेंगे, कुछ लोग जो है वो वहीं पे इज़हार यकजहती करके जो है वो अपने मकाम पे जो है वो रुके रहेंगे। कोई इसमें जुलूस निकालने की बात ना कोई हमने रूट तय किया है, ना हमने कहा है कि जुलूस निकालना। फिर भी लोग इकट्ठा होते हैं, तो आपकी क़यादत उनको ये तो कहेगी ना कि आप लोग कूल रहिए, काम रहिए।
बेचैनी नहीं होनी चाहिए? नहीं ऐसा तो कहते रहेंगे। इस बात देखें, इस बारे में ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग भी है सही। और वैसे भी इस मामले में जो है वो कोई एज सच कोई आपने एहतजाज की कॉल तो दी नहीं है। लोग बिल्कुल पुरअमन रहेंगे, अपने लीडर के साथ जो है वो ज़ाहिर यकजहती करेंगे और इस अफसोसनाक लम्हे के ऊपर जो है वो इस बार अपने जो है वो लीडर के साथ ज़ाहिर यकजहती करेंगे कि ये इस मुल्क में जो है वो सूरत हाल है। जबकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। राना साहब लगे हाथों हमें जरा नवाज शरीफ साहब की तबीयत के बारे में भी बता दीजिए। यानी जो है वो उसको बीमार को इलाज की जो है वो मोहलत नहीं दी जा रही और उसे जो है वो जेल में जो है वो रखा जा रहा है, जिसका ना कोई कसूर है ना जिसके ऊपर कोई इल्जाम है। और जिस तरह से सजाएं हुई हैं, जिस तरह से सारे मामला चले हैं 28 जुलाई 2017 के बाद हर बंदे को पता है, बच्चे को पता है। जहाँ तक उनकी सेहत का तल्लक है, इस बारे में यानी हमें इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन। उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। अदनान आदिल साहब, शमशान बुखारी साहब की बात भी आपने सुन ली, सनाउल्लाह साहब की बात भी आपने सुन ली, दोनों के रवैये भी आपने देख लिए। मजमूई सूरत हाल के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों बहुत ही जारहाना सा अंदाज था दोनों का। शमशान बुखारी ने भी तसल्ली से कोई बात का जवाब नहीं दिया। हमारी इत्तला ये है कि 400 पुलिस वाले जो हैं उसमें सीनियर ऑफिसर्स भी होंगे, डीएसपी भी होंगे, एसपीज भी होंगे, वो नवाज शरीफ के रास्ते पर जो हैं वो ड्यूटी देंगे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा ना हो। राना साहब बहुत टेक्निकल खेल रहे थे, हालांकि जुलूस निकाला है, कॉल भी दी है, लेकिन वो इसको इस तरह पेश कर रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। तो इसमें एक ख़तरा होता है कि अचानक अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए, हंगामा आराई हो जाए, तो ये तो कहेंगे कि हमने तो कोई कॉल नहीं दी थी और ये पुलिस की ज़्यादती है। तो बहरहाल इस बात का ख़तरा मौजूद है कि कोई क्लैश ना हो जाए और कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए, इसलिए पुलिस को बहुत चौकस रहना पड़ेगा। जो जेल मैनुअल है पाकिस्तान का, जो तमाम कैदी जिसकी पाबंदी करने के पाबंद हैं, उसके मुताबिक शाम 6 बजे तक नवाज शरीफ को ख़ुद को सरेंडर कर देना चाहिए जेल हुकाम के। लेकिन वो तो रोज़ा खोलने के बाद चलने शुरू करेंगे, तो वो तो 2-4 घंटे लग जाएं उनको, शायद वहाँ पहुँचते पहुँचते रात का वक्त हो जाए। तो ये बहुत टेक्निकल खेल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं ताकि इल्ज़ाम ना आए तौहीन अदालत का। क्योंकि आप देखिए ना, और सामने जो सूबाई हुकूमत है वो बिल्कुल वैसा ना तो समझ पा रहे हैं या ना वो खेल पा रहे हैं, वैसा जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगा गुफ्तगू से कम से कम। जी बिल्कुल ऐसा लगा। शमशान साहब जो हैं कोई तसल्ली बख्श बात नहीं कर सके, वो बात पे उलझ रहे थे। तो ऐसा अगर इत्तलात का बंदा आपके पास हो हुकूमत के, तो उस हुकूमत को कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। उनको तो चाहिए कि बहुत खोल कर साफ मुसलसल। जी ये जो पहले जो साहब आए थे फैयाज चौहान, वो बहुत एग्रेसिव थे और बहुत ऑफेंसिव बातें करते थे। अब जो आए हैं वो बात पे उखड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये इनको क्राइसिस है, इनको हल करना पड़ेगा। नवाज शरीफ का मैसेज जो है बहुत क्लियर है कि अगर तुम मेरे साथ नरमी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए मसाइल पैदा करूंगा, मैं अपने वर्कर्स को सड़कों पर लेकर आऊँगा। ये मैसेज जो है वो आज शाम को हुकूमत को देना चाह रहे हैं। और इमरान खान साहब जो बार बार कहते हैं कि कोई NRO नहीं होगा और ये वो, तो वो बता रहे हैं कि ठीक है, अगर NRO नहीं करते तो मैं भी फिर तैयार हूँ एजुटेशन के लिए। और वो आज टेस्ट करेंगे कि उनके वर्कर्स में कितनी जान है, उसके बाद आंदा का लाहेमल बनाएंगे। राना सनाउल्लाह एक अग्रेसिव आदमी है और उनकी लंबी जिद्दोजहद है, सियासी वर्कर हैं, और उनका अपॉइंट किया जाना पंजाब का सदर नून लीग का, वो इस बात की गुमाजी करता है कि नून लीग जो है वो सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। जनाब आली। अदनान आदिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सारी सूरत हाल का तज़किरा किया और मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ बुखारी साहब को बताना चाहिए था, जो कुछ राना सनाउल्लाह साहब को बताना चाहिए था, वो हमें अदनान आदिल साहब ने बता दिया। बहरहाल वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, इनकी बात कर लेते हैं क्योंकि निश्तर तो तनकीद के इनके ऊपर भी खूब बरस रहे हैं और इसी से मुतालिक बहुत अहमियत रखते हैं। उमूमन कोई ना कोई स्टेटमेंट इनकी आ जाती है, उनका कोई ना कोई बयान ऐसा आ जाता है कि जो एक तरफ तनकीद और दूसरी तरफ उनकी शोहरत को बढ़ा जाता है। बतौर वज़ीर इत्तलात हेलीकॉप्टर के सस्ते सफ़र का बयान दिया, मजाक भी उड़ा, बहस भी हुई। अब वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी बने हैं तो ऐसे बयानात दाग रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ न कुछ बड़ा शानदार और आपको खिलखिला के हंसने पे मजबूर कर दे ऐसी बीम सामने आ जाती है।
कभी हेलीकॉप्टर के सस्ते सफर का बयान तो कभी जदीद टेक्नोलॉजी से चांद देखने का ऐलान। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी खबरों की जीनत बने रहते हैं। बतौर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 55 रुपए में फी किलोमीटर हेलीकॉप्टर के सफर का बयान दिया तो सोशल मीडिया पर तंजो मिजाह का तूफान बरपा हो गया था। ये फरमा दीजिएगा फिर जो हेलीकॉप्टर पर इमरान खान साहब पर भी तनकीद हो रही है, खुर्शीद शाह साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि 2 चक्कर जो 3 लाख रुपए के पड़ रहे हैं वो बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस आते हैं, तो ये जो खर्चा है ये भी क्या गैर जरूरी नहीं है? खुर्शीद शाह साहब हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने वो कोई पायलट थोड़ा ही है, उनको क्या पता कितने का पड़ता है। तो फिर बता दीजिए कितने का पड़ता है? 50-55 रुपए किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, भी आप पायलट से पूछें। अपने मनसब के दौरान कई मामलात पर मौजूए बहस बनने वाले फवाद चौधरी का कलमदान तब्दील करके उन्हें वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी सौंपी गई तो एक बार फिर ट्रोलिंग शुरू हो गई। चंद सोशल मीडिया सारिफीन ने तो फवाद चौधरी को आइंस्टाइन ही बना दिया। अब एक बार फिर वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी की तजवीज़ ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। जदीद ज़राए मौजूद हैं और हम एक ख़त्मी तारीख का तयन कर सकते हैं, तो सवाल ये है कि फिर हम ये साइंस की जदीद टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल क्यों ना करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी भरपूर जवाब दिया और अपने काम पर तवज्जो देने का मशवरा दे डाला। कहा कि वजीर मौसूफ अपनी साइंस अपने पास रखें। एक और नया बयान, उसकी बात कर लेते हैं। बयान के बाद अब काम भी हो रहा है, यानी जो कहा था वो अब कर भी रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने रोयत हलाल कमेटी कायम कर दी है। कमेटी रोयत हलाल के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी 5 साल कमरी कैलेंडर को हतमी शक्ल देगी। कमेटी में जॉइंट साइंटिफिक एडवाइज़र, महकमा मौसमियात और स्पार्को के नुमाइंदे शामिल किए गए हैं। इस पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बास, बताइएगा इस कमेटी से मुताल्लिक। नोटिफिकेशन भी आया? जी बिल्कुल श्योर। 2 दिन पहले फवाद चौधरी ने ये एडवाइस दी थी, उसके बाद काफ़ी तनकीद हुई, लेकिन आज सुबह ही उनकी तरफ से एक कमेटी कायम कर दी गई है जो कि चांद देखने के हवाले से 5 साल कैलेंडर को हतमी शक्ल देगी। कमेटी में जॉइंट साइंटिफिक एडवाइजर महकमा मौसमियात के माहिर शामिल है। स्पार्को के नुमाइंदों को भी इस कमेटी में नुमाइंदगी दी गई है। कमेटी रमजान, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और मुहर्रम के हवाले से कैलेंडर तश्कील देगी। कमेटी में डॉक्टर मोहम्मद तारिक मसूद कमेटी के कन्वीनर होंगे। वकार अहमद, नदीम फैसल, अबू निसान और गुलाम मुर्तज़ा और अब्बास इनको शामिल कर दिया गया। अब्बास ये बताएगा जो मौजूदा रोयत हलाल कमेटी है फिर वो कहाँ स्टैंड करेगी? देखें, 2 दिन से फवाद चौधरी जिस पेस के ऊपर जा रहे हैं और जिस पेश के ऊपर जा रहे हैं, तो उससे जाहिर होता है कि जो मौजूदा रोयत हलाल कमेटी है वो उनकी नज़र में बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही। इसीलिए 2 दिन पहले उन्होंने ये तजवीज़ दी थी और कहा था कि ये मेरी राय है, इस पे हर किसी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब जो आज कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन है, ये बाकायदा मशावरत के साथ किया गया है। अब रोयत हलाल कमेटी का क्या मुस्तकबिल होगा, दूरबीन से क्या वो चांद देखेंगे या नहीं देखेंगे, इसका फैसला तो जब ईद का चांद देखने के लिए कमेटी रोयत हलाल भी बैठेगी और ये कमेटी भी देखेगी, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन ताहाल सिर्फ और सिर्फ ये बड़ा फैसला है फवाद चौधरी की तरफ से, जो उन्होंने 5 रुकनी कमेटी बनाई है और उसमें उन्होंने वाजे किया है कि ये कमेटी रमजान, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और मुहर्रम के हवाले से एक कैलेंडर तश्कील देगी जो कि 5 साल होगा। सही। तो अब ये नया नोटिफिकेशन है, इस पर इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा या आइंदा कुछ दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा। अब्बास, बहुत शुक्रिया। नया नोटिफिकेशन था और रिवायत पुरानी, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो रहमतों का, बरकतों का ये महीना है रमज़ानुल मुबारक और नेमतों से भरपूर इस महीने की सहरो अफ्तार भी हर मुल्क में ख़ास होती है। बड़ा एहतमाम किया जाता है। कुछ खाने होते हैं रिवायती, बड़े पुराने, और कुछ नए नए से पकवान भी दस्तरखान का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम रिवायती खानों की तारीख जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। तो भाई मुल्क भर में सहरो अफ्तार, इसकी रिवायतें और सबसे ज़्यादा इन क्या है, सबसे ज़्यादा पसंद क्या किया जाता है? खजला फेनी, दूध के साथ, स्पेशली इन कराची। तो भाई ये यहाँ की डिश है या बाहर से आई है, ये कितनी पुरानी है? डॉक्टर मुइज़ हिस्टोरियन है और आज हमको इसी बारे में बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ हैं। ये फरमाइएगा, खजला फेनी हम लोग खाते तो हैं लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली पहले मैं खानों का एक वैसे तारुफ करा दूं कि खाने जो भी होते हैं वो किसी भी माशरे में कैसे अपनी जगह बनाते हैं। असल में इंसान के जो इर्तिकाई अमल है उसमें अगर हम देखें तो इंसान ने खानों की रिवायत या जो भी किसी किस्म के खाने जो
तख्लीक किए हैं। एक्चुअली हम इसको कहेंगे तख्लीक की, क्योंकि हर डिश अलग होती है तो उसको तख्लीक की जाती है। वो करते हैं अपने क्लाइमेटिक कंडीशन, जो उसके वहाँ पे हालात हैं, जो भी माहौलियाती हालात हैं, उसकी ज़रूरियात की बुनियाद पे। दूसरी जो सबसे अहम बात होती है कि वहाँ पे अवेलेबल क्या चीज़ है। तो खजला और फैनी की रिवायत से अगर हम देखें तो यही दो चीज़ों को अगर मैं अपने ख़ित्ते में रखूं तो पहले तो हमारे यहाँ बहुत ही शदीद गर्मी के दिन होते हैं और तवील दिन होते हैं। मसलन आज जो है, जो पहला रोज़ा है माह सयाम का, ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 14.5 घंटे का है। तो 14.5 घंटे का ये है। और हमारे यहाँ जो आजकल कराची में जो एवरेज टेम्परेचर हो रहा है वो तकरीबन 34, 35, 36, 37 तक भी जा रहा है। और जो रियल फील आती है वो तकरीबन 39, 40 तक जा रही है। इसमें हाई एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। तो इसको केटर करने के लिए ज़ाहिर है ये कंडीशंस पहले भी रही होंगी, शायद इतनी सख्त ना रही हो लेकिन थी। तो जो कुइज़ीन हमने डेवलप की है, जिसको आप खजला फैनी कहते हैं, उसकी दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बल्कि 3 मेन इंग्रेडिएंट जिसको आप मिला के खाते हैं सुबह नाश्ते में। वो एक तो वो प्रोडक्ट है खजला फैनी खुद, दूसरा उसके साथ चीनी, तीसरा दूध। तो खजला फैनी, दूध और चीनी, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको 14.5 घंटे के लिए एनर्जी दे सकें। और ये बहुत ही रिच कंटेंट होता है इसका, क्योंकि ये है काफ़ी डीप फ्राई होता है और इसके अंदर मैदा और दूसरे जो अरारोट वगैरह सब इस्तेमाल होता है। तो वो सब चीज़ें आपको काफ़ी देर रखती है मैदे को हज़म करने में। दूसरा ये कि चीनी इज़ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी और वो कार्बोहाइड्रेट है, तो वो भी आपको बॉडी में काफ़ी टाइम लेती है बॉडी उसको प्रोसेस करने में। तीसरी चीज़ है दूध। हमारे यहाँ दूध और दही का इस्तेमाल जो है वो सदियों से चला आ रहा है, हमारा क्या नाम है, गर्मी को मिटाने के लिए। और ज़रूरी भी है, क्योंकि शहरी में अगर हम दूध या लस्सी पी लें दही की, या दही खा लें डायरेक्ट, तो उससे प्यास नहीं लगती। वो जो आपकी बॉडी की जो पानी की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर देता है। तो खजला फैनी एक ऐसी इतना रिच एक कंटेंट होता है कि वो दिन भर आपको एनर्जेटिक रखता है। और विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया बड़ा ज़बरदस्त है ये हमारे इस एरिया में। तो पूरे और ये जो कहा जाता है कि खजला फैनी मुगलिया दस्तरखान की जीनत थी, इसमें क्या हकीकत है? देखें, ये तयन करना कि कौन सी डिश कब बिल्कुल ईजाद हुई ये बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ मतलब जो तारीख़ की जो सोर्सेज हैं उसके अंदर तस्करा तो होता है, लेकिन ये इस तरह से नहीं तस्करा होता कि जी ये हमने पहले दफ़ा बनाई। मुग़लों के मैं आपको बताऊं, मुग़ल जब हिंदुस्तान में आए तो मुग़लों का ट्रेडिशन जो था वो सेंट्रल एशियन और टर्किश था। हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक कुइज़ीन थी जो कि मुसलमानों के आने से पहले जो सिर्फ नॉन वेज थी, वेजिटेरियन डिशेज़ होती थी, क्योंकि यहाँ पे गोश्त का इस्तेमाल और प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होता था। मुसलमान यहाँ पे आना शुरू हुए तकरीबन 1000 साल पहले। आप महमूद गज़नवी से आप मिला लें। मोहम्मद बिन कासिम को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का एक एपिसोड था, उसके बाद फिर वो डिसकंटिन्यूटी आ गई थी मुस्लिम रूल के अंदर, तो हम उसको नहीं। महमूद ऑफ गजना के बाद भी डिसकंटिन्यूटी आप समझ लें, गौरी ले लें 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, फिर गौरी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर अल्तमश है, फिर बलबंद, फिर वो सारा सिलसिला चलता रहता है। तो वो जब आए तो वो उसमें बहुत ही हैवी ईरानियन इन्फ्लुएंस आया हिंदुस्तान के कुइजीन के अंदर पहली दफ़ा, क्योंकि ईरान बिल्कुल साथ लगा हुआ था और ये सबके सब अफगानिस्तान से आए थे। गौर अफगानिस्तान का इलाका है, गजनी अफगानिस्तान का इलाका है। गो के वो लोग ख़ानदानी तौर पर तुर्क थे, लेकिन वो कल्चर यहाँ का लेकर। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आई जो कि पहले नहीं, जैसे तंदूर है, जैसे दूसरी गोश्त की जो डिशेस थी, बिरयानी यहाँ नहीं थी। बिरयानी तो खैर मुसलमान आए ज़रूर लाए, लेकिन वो बाद में आई। बिरयानी कोरमा वाले जो मामलात हैं ये मुग़लों के साथ आए, क्योंकि मुग़लों ने आने के बाद ये सेंट्रल एशिया की जो डिशेस थी और टर्किश कुइजीन थी वो इंट्रोड्यूस कराई यहाँ पे। और फिर इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आप जब वो यहाँ पे आए तो वो डिशेस प्योर नहीं रहीं, ना यहाँ की प्योर रही ना वहाँ की प्योर रही, उसके अंदर मिक्सिंग हुई है। यहाँ के कुछ मसाले जात हैं जो कि वहाँ, जैसे हमारे यहाँ आज अगर आप बिरयानी की बात करें तो ये जो बर्रे सगीर का जो पूरा खिस्ता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के, तो इसके अंदर कोई 20 किस्म की बिरयानी पकती है। सही। और 20 किस्म के कुरमे पकते हैं, मसलन कि एक शोरबे वाला कोरमा और एक गाढ़ा दानेदार वाला कोरमा, तो वो उसके अंदर भी वेरिएशन है, क्योंकि जिस इलाके में वो गई उसने अंदर उन्होंने अपना उसके अंदर एक टच डाला। तो आप बिरयानी आप बोलें तो बिरयानी एक 10 किस्म की, फिर हर गोश्त के हिसाब से अलग बिरयानी है। फिर उसके अलावा दम वाली, जैसे हैदराबाद दक्कन में वो कच्चे गोश्त की दम वाली बिरयानी बनाते हैं, कच्चा गोश्त नीचे बिठा दिया, ऊपर चावल डाल दिया उबाल के, और उसी की भाप से वो गलता है मसाला लगा हुआ गोश्त, तो वो एक बिल्कुल अलग बिरयानी है हैदराबाद दक्कन की। तो ये
एक्चुअली एक जिसे कहते हैं ना, इसको कहते हैं फ्यूजन, मुस्तकिल एक होता रहता है कल्चर्स के अंदर, और कल्चर होते ही रिच वो हैं कि जिसके अंदर कम्प्लीटली कॉन्स्टेंटली फ्यूजन होती है। ये हम चावल से बिरयानी से ना थोड़ा सा वापस मीठे की तरफ आते हैं, मीठे की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक इम्प्रेशन यही था कि शायद जैसे शुएब भी कह रहे थे कि खजला फेनी मुग़लों से आया, खीर, दाल के हलवे, चने की दाल का हलवा, ये मुख्तलिफ हलवे, ये तो हमारे पास उन्हीं के दस्तरखान से आए। नहीं, ये कहना मतलब ये कहना कि सिर्फ मुग़लों से आए, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादती है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये जो मीठा है और ये जो दाल और सब्जियों की जो डिशेज़ हैं, ये हिंदुस्तान में पहले भी बड़ी रिच थी। हिंदुस्तान के अंदर जो मीठे का रिवाज है वो बहुत ज़्यादा है। हम आप हिंदू कल्चर के अंदर अगर आप देखें तो दशहरा, दिवाली और नवरात्रि और होली और जितने भी इसमें फंक्शन होते हैं, और बहुत सारे उनके, जिसको वो अफसर कहते हैं, बहुत सारे उनके इस तरह के साल के अंदर फेस्टिवल आते हैं जिसके अंदर वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिठाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहना कि कौन सी मिठाइयाँ थी कि जो वो हैं, जैसे लड्डू का एक बहुत ही है कि लड्डू लोकल इंडियन ट्रेडिशन का है, मोतीचूर का लड्डू, और दूसरे जो लड्डू हैं वो यहाँ पे बनाए जाते थे। उसके अंदर फिर एमलगमेशन आया। अभी हलवे जो है, हलवे के बारे कह सकते हैं कि मुसलमानों के अंदर इन्होंने फिर वही वाली बात जो मैंने अभी कही, फ्यूजन, तो फ्यूजन भी हुआ है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे भी मैंने देखे हैं कि मेरे वालिद बनाते हैं कि वो मोतीचूर के लड्डू लाते हैं और लड्डू पके पकाए लड्डुओं को लाके फिर उसका हलवा बनाते हैं। ओके तो मतलब एक ये फ्यूजन है, ये एग्जैक्टली। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने नज़र आती हैं कि वो ट्रेडिशन, और बाकायदा मुग़लों की कुइजीन के ऊपर तो लिखा गया है बाबरनामे में। तो बाबर ने अपने, अच्छा मुग़लों के बारे में एक ज़रा सी एक बात बता दूँ इंटरेस्टिंग, जो कि दुनिया को नहीं पता, कि मुग़ल बादशाह वो थे कि जिन्होंने अपनी खुद तारीख लिखी, और अपने हाथ से लिखी। यूजुअली बादशाहों की तारीख उनके तारीखदान लिखते थे कि जो उनके साथ बैठते थे, लेकिन उन्होंने बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा, तो उसके जहांगीर ने खुद लिखी। तो ये बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार और बड़े खुले जहन के लोग थे। तो बाबरनामे के अंदर, तो उसके जहांगीरी के अंदर खानों के तस्करे हैं, और तो वो अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये खीर, शीरीन, क्या नाम है, लबे शीरीन नहीं, लबे शीरीन तो खैर लोकल अभी है, नहीं मैं मीठे याद आ रहे हैं। हाँ ये नहीं, वो शीर जो हम शीर खुरमा, तो इन सब के तस्करे हमें मिलते हैं जो हम अभी ईद के दिन खाएंगे, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि भाई रोज़े ना भी रखे हैं तो क्या हुआ, शीर खुरमा तो खाएं, पूरे मुसलमान ही ना रहें। तो एक लतीफ़ा है उसके हवाले से। तो शीर खुरमा हमारे यहाँ, जैसे रमज़ान के अंदर एक रिवायत है कि रमज़ान ख़त्म होते ईद के पहले दिन शीर खुरमा हमारे यहाँ पकता है। पूरे महीने तो खजला फैनी सुबह खाया जाता है, लेकिन खजला फैनी को आप ध्यान रखें कि सुबह मीठे के तौर पे नहीं, उसको एक सहरी के तौर पे खाया जाता है कि वो प्रॉपर मील है, वो एक प्रॉपर मतलब हेल्दी। मैं ये कहूँगा कि अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इट विल नॉट रिमेन हेल्दी, क्योंकि वो बहुत रिच डाइट है। अगर आप उसको रात को खाएंगे तो वो हेल्दी नहीं रहेगी, सुबह के टाइम की खाने की चीज़ें। और ये भी एक बड़ी अहम बात है कि हमारी हर खाने का वक्त माई है, मतलब नहरी जो है वो सुबह खाई जाए, क्योंकि वो इतनी रिच होती है कि आप दिन में उसको कंज्यूम कर लेते हैं। यस, तो खजला पहनी का भी टाइम बेस्ट यही है कि आप सुबह खाएं ताकि आप उसको दिन भर में कंज्यूम कर सकें। सही, तो टाइम सुबह का बेहतरीन है, बहरहाल फ्यूजन है। ये सबसे मज़े की बात थी ना कि आप डिटरमिन नहीं कर सकते एक्चुअली कहाँ से है, पर हमारे दस्तरखान पे जो आ गई है, हम खा रहे हैं तो वो हमारे हिसाब से है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर मोइज़, आप साथ मौजूद थे, और ना सिर्फ खजला फेनी बल्कि और भी जो डिशेस हैं कुजीन उनके हवाले से वो बता रहे थे कहाँ से, किस तरह से फ्यूजन होते होते बिरयानी की भी उन्होंने बातें कर ली। बड़ी दस्तरखान की बात हो गई ना, बड़ा ही दस्तरखान है जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूँ। रमज़ान मुबारक की बरकतें ही बरकतें। कराची में देखिए क्या हुआ, पहले रोज़े की सहरी का खुसूसी इंतज़ाम किया गया। फलाही इदारे ने रोज़ेदारों की शुतुरमुर्ग छोलों से तवाज़ो की, लोगों ने मज़ेदार सहरी खुद भी की और अपने घर वालों को भी खिलाया। ज़्यादा मज़े के ना वहाँ से घर वालों को भी उन्होंने कहा कि आप अगर नहीं जा सके यहाँ पे तो हम हैं, आपको खिलाएंगे। नहीं, सलमान अहमद ने रिपोर्ट तैयार की, देखिए। रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी का कराची वालों ने खूब एहतमाम किया। दुकानों पर खरीदारों का रश लगा रहा। शहरी पराठे, खजला फेनी और दूध और लस्सी से लुत्फानंदोज हुए। नुमाइश चौरंगी पर सहरी का बड़ा इंतजाम किया गया। फलाही इदारे की जानिब से शहरियों को शुतुरमुर्ग छोले से सहरी कराई गई। मुख्तलिफ इलाकों से लोग बड़ी तादाद में पहुँचे और पहली सहरी पर पहली बार शुतुरमुर्ग खाया। इतनी डिफरेंट डिश, मतलब शुतुरमुर्ग जो इन्होंने रखी है या ऑस्ट्रिच का मीट, तो ये बहुत ही हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि ये काम हमारे जो हुक्मरान हैं उनको करना चाहिए। इंसानियत की खिदमत है, बिला तफरीक आप जो है यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, एक साथ इफ्तार कर रहे हैं, तो
एक साथ सहरी कर रहे हैं। शुतुरमुर्ग का गोश्त पहले कभी नहीं खाया, बहुत अच्छा लग रहा है इसको खा के। और सबसे बड़ी बात ये जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो आके यहाँ से आराम से खा सकते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि ये दस्तरख्वान हर खासो आम के लिए है। तंदूर लगा हुआ है सारा साल पूरे दिन, जिसको जितनी रोटी खानी खाए, जितनी घर लेके जानी घर लेके जाए। बटेर है, बटेर की मंदी है, इस तरह डेली कुछ ना कुछ ऐसी डिशें होंगी जो नॉर्मल आदमी नहीं खिला सकता अपने बच्चों को। सहरी के दौरान खाना खाने के साथ साथ घर ले जाने पर भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, जैसे पार्सल का खास इंतजाम हो। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो क्विकली बढ़ना है ब्रेक की तरफ, लेते हैं ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक। माह सयाम का सबसे बड़ा दर्स सब्र और बर्दाश्त है। सहर से अफ्तार तक भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, रब की खुशनुदी के लिए सब्र का दामन थामे रखना, यही सब्र, यही बर्दाश्त रोज़ादारों को अपने रब की जानिब से खुशखबरी देता है। जब ही अल्लाह ने सब्र करने वालों को अपना साथी भी कहा। और ज़िंदगी का सफ़र, इसमें इंसान हमेशा एक जैसी हालत में नहीं रहता। तो कोई दिन ऐसा होता है जो कि खुशखबरी लेकर आता है, और कोई दिन, कोई शाम ऐसी होती है जो कि गम की बात करती है। कभी खुशी, कभी शादमानी की बारिश, तो कभी मुसीबतें, परेशानियां आपको घेर लेती हैं। और इसी सब में आपको आगे बढ़ना होता है। मुसीबतें हो या फिर परेशानियां, इंसान का तो इससे चोली दामन का साथ है। इसीलिए तो इस्लाम ने मुसीबतों में सब्र और खुशियों में अल्लाह ताला के शुक्र को अदा करने की तालीम दी है। ये अगर कहा जाए कि सबसे बुनियादी बातों में से एक है तो गलत नहीं होगा। और अक्सर हम देखते हैं चौक चौराहों पर, शाहराहों पर, स्पेसिफिकली माह रमज़ान, क्योंकि अब आजकल गर्मी के मौसम में होता है, तो सब्र का दामन इंसान हाथ से छोड़ देता है और आपस में लड़ पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किस तरीके से सब्र का दामन थामे रखना है, क्या ऐसा करना है कि सब्र का दामन ना छूटे, इस पर बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन करें। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, नया दिन के लिए आप हमेशा वक्त निकालते हैं और आपकी राय हमेशा ही बहुत अहम, बहुत कीमती होती है। तो आज पहला रोज़ा, इस पर हम आपसे जानना ही चाह रहे हैं, जो हम देखते हैं कि सब्र और बर्दाश्त जिस तरीके से ख़त्म होती जा रही है। तो 12 महीने हम देखते हैं कि ऐसा मामला है, लेकिन स्पेसिफ़िकली रमज़ान रोज़े की हालत में किस तरीके से काबू पाएँ अपने गुस्से पर कि सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रमज़ान दरअसल सब्र का, ज़ब्ते नफ्स का, अपनी ख्वाहिशात को कुचलने और अपने जज्बात को कंट्रोल करने का नाम है। सूरह बकरा आयत नंबर 183 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत को बयान किया और ये इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इसके आखिर में लफ्ज़ इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। अब तक़वा किस चीज़ का नाम है? मुनकरात और गुनाहों से बचने का, जज्बात को कुचलने का और अपनी ख्वाहिशात को दबाने और सब्र का और ज़ब्त नफ्स का नाम है। और ये बात आपने सही कही कि दरअसल रोज़ा जो आता है वो इंसान को, एक बंदे मोमिन को, एक मुसलमान को सब्र की ट्रेनिंग और मश्क करवाने के लिए आता है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, सब्र करने वाले को अजर मिलता है बग़ैर शुमार और हिसाब व किताब के। पूरे के पूरे इस्लाम में सिर्फ एक अमल है, पूरे कुरान में सिर्फ एक अमल, वो है सब्र, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इसका जब अजर दिया जाएगा, इसका जब सवाब दिया जाएगा बगैर हिसाब, उसका कोई क्वांटिटी, कोई शुमार नहीं होगा, बगैर हिसाब के बहुत बड़ा, जो शुमार में भी नहीं आ सकेगा, काउंटेबल जो नहीं हो, ऐसा अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलेगा। अच्छा, अब जब रोज़ा सब्र और ज़ब्त नफ्स का नाम है, तो अब सब्र सड़क पर भी होना चाहिए, दुकान पर भी होना चाहिए, घर के अंदर भी होना चाहिए, दफ्तर के अंदर भी होना चाहिए, जॉब प्लेस के अंदर भी होना चाहिए, ख़ानदान, आइज़ा अकरीबा, रिश्तेदारों से मेल जोल बातचीत करते वक्त भी होना चाहिए। अजीब व गरीब बात है, जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है
चौरंगियों पर, सिग्नल्स पर, सड़कों पर हमें लड़ाइयाँ झगड़े नज़र आ रहे होते हैं। हालांकि कुरान कह रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, रोज़ा सबर का महीना 28-29 शाबान को सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत बैहक़ी के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जमा करके खुतबा दिया। उस खुतबे के अल्फाज ये हैं, शहरु रमज़ान हुआ शहरु सबर व सवाबुहु अल जन्ना शहरुल मुवासात। रमज़ान का जो महीना है ये सबर का महीना है, और याद रखो सबर का अजर सवाए जन्नत के और कुछ नहीं मिलता। ये खैरखाही और मुआसात, भाईचारे, नसीहत, मोहब्बत, खैरखाही का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नरमी का महीना करार दे रहे हैं, बर्दाश्त का, तहम्मुल का, सबर का, ज़ब्त नफ्स का महीना करार दे रहे हैं। ये आया इसलिए ताकि हम इसकी ट्रेनिंग और मशक हासिल करें, और हम सड़कों पर, फ्रूट के ठेलों पर, दुकानों पर झगड़ों के मनाजिर देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल उलट चल रहा होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ सिंपल वाज़े हल ये है, हम इबादतें रोज़ा भी करें मगर इसके फ़लसफ़े और पैगाम को भी अपने दिल दिमाग के अंदर कूट कूट करके रखें कि अब हमें सब्र करना है। अच्छा, अजीब बात है, घर के अंदर बेचारे छोटे छोटे बच्चे सहमे हुए हैं, बात ना करो, अब्बा जान का रोज़ा है। दुकानदार कुछ थोड़ी सी बात करता है, ग्राहक लड़ता है, ग्राहक बात करता है, दुकानदार लड़ता है। हर महकमे, हर फर्द, हर शोबे जिंदगी का बंदा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार। और हमारे कराची में ये जुमला मशहूर है, अरे भाई वो रोजा लगा हुआ होगा। नऊजुबिल्लाह, कोई रोजा आफत का नाम तो नहीं है, रोजा तो नरमी का नाम था, ये तो खुशखुल्की का नाम था, ये तो सब्र और बर्दाश्त का नाम था। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तभी जाकर हमें रोजे का जो सवाब मिलेगा जब हम ज़ब्त नफ्स और कंट्रोल का एहतमाम करेंगे। अच्छा, अब जरा ना हमको ये बता दीजिए, किसी को अगर बहुत शदीद गुस्सा आ रहा हो उसे करना क्या चाहिए? थोड़ा सा हमको टिप्स दीजिए आप इस पर। इसका बेहतरीन हल ये है, ऐसे गुस्से के वक़्त में 2-3 काम हैं जो अहादीस के अंदर आए हैं। खड़ा है बैठ जाए, बैठा है खड़ा हो जाए, लेटा हुआ है बैठ जाए, अपनी हालत को चेंज करे। और आजकल की तिब्बी एतबार से भी इसको एक अच्छा नुस्खा बयान किया गया है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि तय कर ले, डिबेट नहीं करनी है, बहसो मुबाहसा नहीं करना है, मुझे अपना वक़्त ज़ाय नहीं करना। 2। तीसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में वुज़ू कर लेना चाहिए। और ये जो बीपी के मसाइल होते हैं, आजकल के तिब्बी और माहिरीन डॉक्टर हज़रात भी कहते हैं कि पानी अपने ऊपर डाल लेना या अपने ऊपर यानी वुज़ू करके सर पर, चेहरे पर, अपने हाथों पर पानी वगैरह डाल लेना, जिसको जाहिर है कि हम शरीयत की इस्तिलाह में वुज़ू कहते हैं, ये भी अहादीस से पता चलता है कि वुज़ू कर लेना चाहिए। ये 3-4 काम है, हमें इसका ख्याल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, इतनी मेहनत तो की हुई है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आपने खाना रोका हुआ है, अपने आप को आपने पीने से, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ से, इन चीज़ों से अपने आप को रोका हुआ है, जबकि आम जिंदगी में ये चीज़ें हलाल थीं, आपने अपने आप को हलाल से रोका हुआ है। तो गुस्सा, गालम गलोच और नाजायज़ बात, ये तो वैसे भी आम दिनों में हराम था, तो कम से कम रोज़े की हालत में तो आप अपने फ्रंट ऑफ द माइंड के अंदर रखें कि मैं इस वक्त रोजे की हालत में हूं, मुझे इस वक्त ज्यादा डिबेट नहीं करनी है। हदीस से भी पता चलता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा तुमसे गुस्सा या किसी किस्म का मामला करने लगे तो बस उसके सामने इतनी बात कह लो, भाई मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं रोजे से हूँ, रोजे की हालत में रोजे का तकद्दुस जाहिर, रोजे का तकद्दुस जाहिर हो। मुफ्ती ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया साथ आप मौजूद है। जिस तरह आपने ऐसी बहस नहीं करनी जिससे आपको लगे कि मामला ख़राब होगा, तो बेहतर ये है कि जहाँ पर आपको लगे कि वो बहस उस तरफ को लेकर जाएगी कि लड़ाई झगड़ा होगा, तो वहाँ से आप किनारा कशी कर लें। एनीवेज़ हम ज़रा बढ़ते हैं आगे, और अब हमने बात करनी है एज़मा यानी दमा। दुनिया भर में आज दमे से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सांस की बीमारी आलमी सतह पर बढ़ती जा रही है, जिसकी अहम वजह फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा है। फैक्ट्री से खारिज होता धुआं, टूटी फूटी सड़कें और फिर गर्द गुबार, दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी दमे की वजह बन रही है। और सिर्फ 22 घंटे बाकी हैं नया दिन दोबारा हाजिर होने के लिए। मिलते हैं कल दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।